राठौर आपके लिए एक बार फिर से क्लास 12th की एग्जाम की तैयारी वाले प्रोग्राम में लेकर आ गई हूँ वन शॉट आज का चैप्टर नंबर 13 का। ठीक है, तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी इसकी मुझे उम्मीद है। थोड़े थोड़े वीडियोस बीच में आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी कुछ हमारा हो गया है। एमसीक्यू सारे हमने कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 13 और 16 भी ऐप पर हो गया है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली है। मुझे लगता है कि आपके नंबर फुल आउट ऑफ फुल आने चाहिए। भाई मेरिट में नाम दिलवा दो, कुछ एक दो नाम हमारे भी रोशन कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज का वन शॉट और वो है चैप्टर नंबर 13। तो काफ़ी कुछ हमने इस चैप्टर के अंदर देखा और जैसा कि मैंने कहा कि भाई इस चैप्टर के अंदर अगर हम पीछे के चार चैप्टर देखें 13, 14, 15, 16 तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की भरमार यहीं से आई हुई है। लॉन्ग देख लो, शॉर्ट देख लो, एमसीक्यू देख लो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस चैप्टर में कुछ ना छोड़े। हम वन शॉट कर रहे हैं तो काफी कुछ चीजें मैंने जो थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली होती है, अंडरस्टूड होती है, और आपके पास पूरा डिटेल लेक्चर पड़ा हुआ है मेरा यूट्यूब पर, तो आप वहां से इसको डिटेल में देखें। और यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें छोड़ दी हैं जो हमें नॉर्मली समझ में आ जाती है क्योंकि वन शॉट है भैया, इतना डिटेल में तो हम करेंगे नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिए। एमसीक्यू और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मिक्स क्वेश्चन में भी करवाए हुए हैं जो यूट्यूब पर डले हुए हैं, उनके अंदर आप देखें कि काफ़ी कुछ यहाँ से आया हुआ है। कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है मिक्स, जहाँ पे हमने छोटे बड़े सब मिक्स किए हुए हैं, उसमें यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, जो मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो हमें ध्यान नहीं रहते, जो हमें भूल जाते हैं, हम इंपॉर्टेंट की तरफ भागते हैं और कुछ ऐसे चीज़ें जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो आई हुई है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। अब बात कर लेते हैं इकोलॉजी की बात। तो भाई यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है, जब हमने चैप्टर दूसरा किया था, मतलब इसके एमसीक्यू किए हुए हैं, वहां पे मैंने काफी बार ये बताया है कि इकोलॉजी शब्द जो है वो किसने दिया था। भाई इकोलॉजी जो है वो शब्द किससे बना हुआ है, ओइकोस तथा दूसरा यहाँ पे क्या है, लोगस। दो शब्दों से बना हुआ है, ओइकोस और लोगस। तो भाई इकियोस भी बोलते हैं कई जगह। तो ओइकोस का मतलब होता है घर, यानी कि घर उनके रहने का, भाई किसके रहने का, जीवों के रहने का। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। लोगस कहीं भी आता है उसका मतलब अध्ययन ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जीवों के रहने की जगह का अध्ययन करने वाले हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, ये शाखा जो है इकोलॉजी जो है शब्द या बोले या फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने एमसीक्यू के अंदर करवाई भी है, अगर आपने इसके एमसीक्यू देखे हैं चैप्टर नंबर 13 के, और वहां पे मैंने बोला है कि कौन है इनके फादर ऑफ इकोलॉजी, कौन है, ऑडम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑडम जो है फादर ऑफ इकोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। इकोलॉजी शब्द जो है वो अर्नेस्ट हीकल ने दिया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हालांकि हमने इसको एमसीक्यू के अंदर कर लिया है, अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं तो काफी क्वेश्चंस यहां से आपके बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब परिभाषा कैसे लिखनी है, तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी की परिभाषा क्या है, भाई विज्ञान की शाखा है, ये बात तो डालनी ही है आपको। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों और उनके भौतिक व अजैविक पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध और उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। जीव जहां रह रहा है उस पर्यावरण प्लस उस पर्यावरण के साथ वो कैसे संबंध स्थापित कर रहा है, क्या क्रियाएं कर रहा है, उसकी क्रियाएं करने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और पर्यावरण उस पर क्या प्रभाव डाल रहा है, ये दोनों ही चीजें हमें देखनी है। तो यहाँ पे उनका जो अध्ययन है वो किया जाता है। कई बार एक नंबर में परिभाषा पूछ ली जाती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मैंने कहा, इस चैप्टर से आने की पीछे जो 3-4 के चैप्टर हैं, यूनिट है पूरी बनी हुई 13 से 16 की, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है जिसपे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, तो वो 13 वाला चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी क्वेश्चन है करने के लिए। दूसरा है पर्यावरण क्या है, तो हम भाई जन्म जन्मांतर से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण क्या है। तो हम क्या कहते हैं पर्यावरण को, कि भाई जैविक और अजैविक घटक जो यहाँ पे रह रहे हैं पृथ्वी पे, जीव और उनके साथ जो अजैविक घटक है जैसे मृदा, जल, ये सारे जो है वो क्या कहलाते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। तो भाई पर्यावरण की परिभाषा एक बार देख ले, इसके आने के चांसेस कम है। पारिस्थितिकी की परिभाषा कई बार आई हुई है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, लेकिन भाई हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, नंबर तो कटवाने ही नहीं है, तो सारी चीजें देखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, पृथ्वी पर भौतिक पर्यावरण और
मंडल, जल मंडल मिलकर बना होता है। सभी को पता है भाई क्या क्या कौन कौन से मंडल है, जल मंडल, वायु मंडल, स्थल मंडल, ठीक है, ये सारे पर्यावरण के हिस्से हैं और उसमें रहने वाले जीव। बात कर लेते हैं अब कि पारिस्थितिकी व संगठन के स्तर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले दो तरह के हमारे पास घटक है या जगत है। सबसे पहले अजैव जगत, इसमें सारी अजैविक चीजें आ जाएंगी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पारिस्थितिकी के घटक क्या हैं, तो घटक भी यही है। अगर आपसे पूछ लें कि पारिस्थितिकी के घटक क्या हैं, तो घटक भी यही रहेंगे। अजैविक घटक जिसको हम एबायोटिक फैक्टर भी कहते हैं, और दूसरे हैं जैविक घटक जिसको हम बायोटिक फैक्टर भी कहते हैं। एबायोटिक फैक्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, यहां पे लिखा हुआ है कि सरल कार्बनिक या अकार्बनिक अणुओं से जटिल व बड़े कार्बनिक अणु बनाना। अब ये बनाएगा कौन, तो जितने भी अजैविक घटक हैं उनमें कौन कौन आ जाते हैं। एक आपकी आ जाएगी मृदा, ठीक है, मृदा है, जल है, ताप है, ये सारी चीजें जो लिविंग नहीं है, जो नॉन लिविंग है ऐसा समझ सकते हो। तो पर्यावरण के जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो सारे अजैविक घटक के अंदर आते हैं। जो अजैविक घटक होते हैं वो समझ गए। जैविक घटक में सारे जीवित चीजें, जितने भी जीव आएंगे, अब वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो या बड़े से बड़ा डायनासोर हो, सारे जीव के अंदर आएंगे। तो एक तो ये हो गई बात। एक ये भी आप ध्यान रखिए कि घटक पूछेंगे तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, लेकिन आपको स्तर पूछ ले तो अजैविक स्तर और जैविक स्तर। जैविक स्तर में क्या आ जाएगा भाई, जैविक स्तर में हमारे जितने भी जीन है, कोशिका है, अंग है, जीव सम्मिष्टि, समुदाय, जीनोम, ये सब आएंगे। अब इनको हमें परिभाषित करना है क्योंकि कई बार एक एक नंबर में इनमें से कोई परिभाषा पूछ ली जाती है। अभी छोटे छोटे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े क्वेश्चन क्या बनते हैं, मैं आपको सब समझा रही हूँ। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़े। चलिए, तो इस बात को समझ गए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीव। क्या नहीं जानते आप जीव क्या है? भाई जीव क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाली जितनी भी इकाइयां उनको क्या कहते हैं, जीवित इकाइयां, लिविंग थिंग्स है, उनको जीव कहते हैं, ठीक है। और ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ये बात समझ गए। उसके बाद दूसरी बात है हमारे पास सम्मिष्टि की। सम्मिष्टि क्या है, किसी एक प्रजाति, बात को ध्यान से सुनना, किसी स्थान विशेष या निश्चित समय पर, जैसे मान लो मैंने कोई स्थान है वो निश्चित कर लिया, मैंने राजस्थान बोल दिया, यूपी बोल दिया, या वो सारा छोड़ो, मैंने कोई एरिया ले लिया कि भाई आज जो है मैं उत्तर प्रदेश के जो पुरानी मंडी है या नहीं मुझे नहीं पता, पुरानी मंडी है, वहां पे जनसंख्या कितनी है ये जानना चाहती हूँ। सम्मिष्टि को आप ऐसे ले सकते हो जनसंख्या की फॉर्म में, ठीक है, जैसे हम जनसंख्या बोलते हैं ना, लेकिन जनसंख्या हम जनरली कॉमन वर्ड्स के रूप में यूज करते हैं। साइंटिफिक रूप में हम उसे क्या कहते हैं, सम्मिष्टि कह जाते हैं। तो किसी स्थान विशेष या भौगोलिक वातावरण में पाए जाने वाले किसी जाति विशेष की संख्या को हम क्या कहते हैं, सम्मिष्टि। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको एक तो भौगोलिक क्षेत्र निश्चित करना है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जनसंख्या वितरण में क्या जरूरी है, तो एक तो स्थान निश्चित होना चाहिए, एक समय निश्चित होना चाहिए, ठीक है, दो चीजें तो आपको निश्चित करनी है। और किस जाति की बात कर रहे हो वो प्रजाति भी निश्चित होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे निश्चित भौगोलिक नियत समय में रहने वाले एक ही प्रजाति के जीव क्या कहलाते हैं, सम्मिष्टि या पॉपुलेशन। देखो इसका इंग्लिश पॉपुलेशन ही लिखा हुआ है, तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार जहां जहां क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने प्रीवियस पेपर में मैं बता रही हूँ, और ये सभी बोर्ड्स के लिए है, ऐसा नहीं सोचे यूपी, बिहार है, पटना है, सबको करना है भाई, सिलेबस सेम है। और ऐसा हो सकता है यूपी के जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया है वो बिहार के जो बोर्ड पेपर है उसमें आ जाए, तो आपको मॉडल पेपर भी सारे सॉल्व करने, तीनों चारों मॉडल पेपर यूट्यूब पर डले हुए हैं, एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, ठीक है। कई बार आए हुए हैं, मैंने देखा हुआ है कि एमपी के मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन यूपी के मेन बोर्ड में आ गया, तो भाई सारे मॉडल पेपर, सारे एमसीक्यू सब छाट मारना, कुछ भी मत छोड़ना, ठीक है। चले, अब जैव समुदाय क्या होते हैं, तो भाई जब बहुत सारी जातियां, अब हमें क्या करना है भाई, दो या दो से अधिक जातियां जब रहने लग जाती है तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे कम्युनिटी। स्थान निश्चित रखना है, ये बात तो पक्की है। स्थान निश्चित पाई जाती है, सभी आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। मान लो एक जगह हम कह रहे हैं कि एक जगह पुदीने की जाति रह रही है, प्रजाति रह रही है, मटर की जाति रह रही है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे पे क्या प्रभाव डाल रही है, इसकी अलग कम्युनिटी है,
सम्मिष्टि इसकी अलग है, पौधीने की जनसंख्या अलग है ना, सम्मिष्टि अलग है, और मटर की अलग है, लेकिन ये दोनों एक ही जगह पे पाई जा रही है, तो उसको हम क्या कह देंगे, कम्युनिटी कह देंगे। यहाँ पे एक से अधिक जातियां होती हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, एक से अधिक जाति होती है, आपस में मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं, जैव समुदाय यानी कि कम्युनिटी कह देते हैं। पारस्परिक क्रिया करती है, पारस्परिक क्रियाएं उनके पोषण और स्थानीय संबंधों पर आधारित होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि पॉपुलेशन मिलके, पॉपुलेशन का जो बड़ा रूप है वो कम्युनिटी कहलाता है। हम बोलते हैं ना ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये जो पारसी कम्युनिटी है, ऐसे बोलते हैं ना समुदाय, तो वो भी यही है। जैसे मान लो एक मटर, थोड़े से मटर यहाँ उग रहे हैं, इनकी एक कम्युनिटी, क्योंकि हम जो पॉपुलेशन निर्धारित कर रहे हैं वो एक समय के हिसाब से कर रहे हैं। देखो ये एक जगह है, यहाँ पे मटर की एक जाति है, दूसरी एक और जगह है, क्योंकि हमने स्थान निश्चित कर रखा है, यहाँ पे भी मटर की जाति है। तो भाई इन ये जातियां, ये अलग जाति तो दोनों ही सेम है, ये भी मटर है, ये भी मटर है, लेकिन इनका स्थान अलग अलग है। तो इनका स्थान अलग अलग होने की वजह से हम इनको एक से ज्यादा पॉपुलेशन जो होती है, एक से ज्यादा जब पॉपुलेशन पाई जाती है, सम्मिष्टि पाई जाती है, तो उसे हम क्या कह देंगे, कम्युनिटी कह देंगे। थोड़ा सा बड़ा रूप है पॉपुलेशन का, ठीक है। उसके बाद हमारे आती है बायोम या जीनोम। जब पूरी बहुत सारा कोई आप एक इकोसिस्टम सेलेक्ट कर लो, एक इकोलॉजी सेलेक्ट कर लो कि भाई एक पहाड़ पे कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जा रही है, एक पहाड़ पे कितने प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं, हम तो उसका सबका अध्ययन करेंगे, तो उसको हम क्या कह देंगे, बायोम कह देंगे। अब एक पहाड़ की जलवायु निश्चित होगी, उसकी आकारिकी निश्चित होगी, क्षेत्रीय जलवायु, क्षेत्रीय जैव समुदाय और आधारित पदार्थ पारस्परिक मिलकर एक विशाल जीवोम बनाते हैं। पहले हम जाति जाति कर रहे थे, प्रजाति प्रजाति कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं किसी स्थान विशेष पे जो कुछ भी पाया जा रहा है, जितने भी जीव पाए जा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बायोम कहेंगे। अब पहाड़ पे देखो लेवल्स होंगे, पहाड़ है तो ऐसा नहीं है पूरे पहाड़ पे एक जैसे पौधे हैं, पहाड़ के निचले हिस्से पे अलग प्रकार के पौधे मिलते हैं, थोड़ा सा आप हाइट पे जाओगे तो अलग प्रकार के मिलेंगे, तो वातावरण बदलता रहता है पहाड़ पे भी, तो वहां पे बहुत सारी आपको क्या मिलेगी, विभिन्नताएं मिलेंगी, इकोलॉजी मिलेंगी। तो यहाँ पे ये आधारी पदार्थ मतलब उसका जो बेसिक चीज है कि पहाड़ पे मिट्टी कैसी है, पहाड़ पे पत्थर कैसे है, उस तरह से क्रिया करके क्या बनाते हैं, विशेल। ये पूरा क्षेत्र आ गया। उदाहरण के लिए घास के मैदान, जीवों की चरण वनस्पति, घास और वर्षावन, ठीक है। यहाँ पे पूरा के पूरा एरिया ले लेंगे हम। अब उसमें कितने भी प्रकार की सम्मिष्टि हो, उसमें कितने भी प्रकार की कम्युनिटी हो, हमें उसको पूरे को अध्ययन करना है। अब बायोम कौन कौन से होते हैं, तो आपको थोड़े से नाम याद करने हैं। इस पे 1 नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है कि बायोम कौन कौन से हैं। डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, देखो टुंड्रा है, उत्तरी शंकुधारी है, पर्णपाती वन है। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, जिन बच्चों ने एमसीक्यू किए हैं उनको पता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। पूछ लेते हैं कि भाई सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी बच्चों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है, ठीक है। ये एरिया भी आपको बता रहा है। पर्णपाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, उष्णकटिबंधीय सवाना, घास के मैदान और रेगिस्तान। ये दे रखा है पूरा ग्राफ, इस ये डायग्राम दे रखा है। हालांकि बोर्ड में डायग्राम पे कभी आता नहीं है, गुमशुदा वाला, वो नीट वाले फेमस ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बार इसे देख ले। ये हमारे क्या है, बायोम है, अलग अलग प्रकार के, सबकी जलवायु अलग है, सबका क्लाइमेट थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। इस पे कभी कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं आया है, लेकिन आपको नाम याद रखने हैं। आपसे पूछ ले कि बायोम क्या है, तो आपको उदाहरण में भी तो लिखना पड़ेगा, उदाहरण तो जरूरी है, कहाँ है ना, उदाहरण तो लिखना ही है। अब है जैव मंडल, बायोस्फीयर क्या है, जब बहुत सारे बायोम इकट्ठे हो जाए, ये सारे बायोम है, इसका अलग बायोम है, इसका अलग बायोम है, इसका अलग बायोम है। अब ये सारों बायोम मिलके जो बनाते हैं, यानी कि पूरा पर्यावरण हमारा, वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बायोम मिलेंगे, टुंड्रा अलग है, रेगिस्तान अलग है, पर्णपाती अलग है, ठीक है, डेसिडियोस, और इन सबको मिला के क्या बोलेंगे, तो इसको हम कहेंगे बायोस्फीयर। तो ये क्या है, पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्र इसके अंदर शामिल है, सारे इकोसिस्टम जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। सब बड़े, छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं हम। सबसे छोटा हमारी जाति या जीव, उसके बाद पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर उसके बाद बायोम और उसके बाद बायोस्फीयर। जैव मंडल में पृथ्वी के सभी जीवधारी, उनके अजैविक पर्यावरण जैसे कि वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल शामिल है,
ठीक है। इस पृथ्वी के सभी जितने भी उपलब्ध जीव है वो सब जीव मंडल में रहते हैं और इसे जीव मंडल कहते हैं, ठीक है। जहां पे सारे जीव रहते हैं, सभी जीवन उपलब्ध है, जहां पे लाइफ है। देखो नाम बता देता है गई गई जीव, लाइफ वाला, ठीक है। अब मेन पे आ जाते हैं हम, हमें बात करनी है पर्यावास की। बहुत अच्छा, पर्यावास या हैबिटेट किसे कहते हैं और इसी का दूसरा नाम है आवास। पर्यावास या हैबिटेट क्या होता है? जहां पे भी कोई जीव रह रहा है वो उसका क्या है? पर्यावास है। सीधा सा सिंपल सा रहने का स्थान जो है वो क्या कहलाता है? पर्यावास कहलाता है। अब ये सभी का अलग अलग होगा, है ना, और जहां पे भी वो रह रहा है उसका विशिष्ट पर्यावरणीय कारक उस पर निर्भर करेंगे। वहां की जलवायु कैसी है, वो जगह कैसी है, पहाड़ है कि पठार है, रेगिस्तान है, ठंडा है या गर्म है, तो उसकी अपनी क्या होती है? एक विशेष आकार की होगी, एक भौतिक निवास या क्षेत्र कहलाता है। किसी जीव समिष्टि या समुदाय का पर्यावास विशिष्ट पर्यावरणीय कारकों द्वारा या वाला भौतिक निवास या क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा है इसकी, दोनों में से जो भी आपको सूटेबल हो लिख सकते हैं। जैसे अब मेंढक अगर एक गड्ढे में रह रहा है तो उसका आवास क्या है? वो उसका गड्ढा, ठीक है। तालाब में रह रहा है तो तालाब, बाघ कहाँ रहता है? वन में रहता है, तो उसका पर्यावास क्या है? वन है। यहाँ पे सबसे मेन चीज जो है वो हमें अभी पढ़नी है, जिसपे बहुत क्वेश्चन आता है। पहले देखते हैं कि भाई सूक्ष्म आवास और सूक्ष्मवास क्या होते हैं। कुछ नहीं, जिस भी आवास की आप बात कर रहे हो, जिस भी आवास की आप बात कर रहे हो, उसके जो छोटे छोटे भाग हैं, माइक्रो उपभाग जो हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाएंगे? उसके सूक्ष्म आवास कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, तालाब है, ठीक है, मान लो ये तालाब है। अच्छा, इस पे हमने एमसीक्यू किया है, वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, समुद्र के अंदर के भाग, बेंथम है ना, लिथोस्फीयर और लिमनेट। देखे एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मतलब मजा आ जाएगा आपको, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिलती है उसके अंदर, तो आप उसको ध्यान से देखें कि समुद्र में भी अलग अलग लेयर होती है ना। सबसे नीचे वाला जहां प्रकाश नहीं आता उसको बेंथम बोल रहे हैं, फिर उससे ऊपर वाला जहां थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है उसको लिम्नो बोल रहे हैं, फिर ऐसा जो जहां पे थोड़ा सा स्थान है, जहां पे धरती टच हो रही है, पानी भी है, स्थल भी है, उसको लिथो बोल रहे हैं। तो ऐसी चीजें हमने देखी थी। ऐसे तालाब में भी अलग अलग चीजें होंगी, नीचे वाला एरिया अलग है, फिर बीच वाला एरिया अलग है, ऊपर वाला अलग है। पहाड़ है तो उसमें नीचे वाला बेस अलग है, बीच का पोर्शन अलग है, फिर ऊपर वाला कुछ अलग ही पारिस्थितिकी के, अलग ही प्रकार के पेड़ पौधे दिखेंगे। तो ऐसे क्या कहलाते हैं? उसको हम सूक्ष्म आवास कहते हैं, कि किसी भी पर्यावरणीय परिस्थिति के जो छोटे छोटे उपभाग हैं उसे हम क्या कह देंगे? उसका सूक्ष्म आवास। इस पे भी कोई क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे कि निके क्या होता है। इसको निके भी कहते हैं। निके, पर्यावरण, निकेत, निश, सारे शब्द, और इंग्लिश वाला भी याद रखना है क्या होता है। किसी भी जीव का जहां पे वो रह रहा है उसका कार्यात्मक योगदान उस स्थान पे उसका निके कहलाता है। जैसे परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसकी 2-3 परिभाषाएं आपको देखने को मिलेगी। वह स्थान विशेष या प्राकृतिक परिवेश जहां जीव अपने जीवीय संबंधों और भौतिक पर्यावरण में रहता है क्या कहलाता है? निके कहलाता है। जैसे कि कोई टिड्डा है, ठीक है, टिड्डा क्या कर रहा है? किसी खेत में रह रहा है, तो वो वहां खेत में रह रहा है तो वो उसका खेत क्या हो गया? उसका निके हो गया। लेकिन सिर्फ उसका रहना ही निके नहीं है, उसका उस खेत के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो नुकसान ही क्यों ना हो, कि भाई वो पौधों को खा रहा है, अंडे दे रहा है, तो उसका कोई कार्यात्मक फंक्शनल, यहाँ पे कार्यात्मक उसका कोई ना कोई योगदान होना चाहिए कि वो पर्यावरण पे, जिस भी स्थान पे वो रह रहा है वहां पे कैसा प्रभाव डाल रहा है और पर्यावरण उस पे कैसा प्रभाव डाल रहा है वहां का। ये दोनों तीनों चीजें मिला के, आपसी क्रिया मिला के निके बनता है। और किसी एक प्रजाति का, है ना, यहाँ पे ये शब्द ध्यान रखना है, किसी स्थान विशेष पहली बात तो, और जीव यहाँ पे किसी जाति से संबंध बना लो एक, कि कोई पर्टिकुलर जाति के बारे में जब हम बोल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जीव के बारे में हम बोल रहे हैं, तब वो निके होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये निके है, इसकी परिभाषा नोट कर लो, क्योंकि 2-3 बार जो है क्वेश्चन आया हुआ है इस पे कि निके क्या होता है। यह उनके अनुकूलन शारीरिक क्रियाओं और व्यवहार पर निर्धारित करता है, वो कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, सब आएगा इस पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों में अंतर क्लास में भी मैंने करवाया है,
आया नहीं है, लेकिन आरबीएससी वालों के एक बार आया हुआ है। तो इसको देखें, पर्यावास या पारिस्थितिकी कर्मता में क्या अंतर है? भाई निके में क्या अंतर है और हैबिटेट में क्या अंतर है? हैबिटेट भी यही है, आप कह रहे हैं कि भाई जीव जहां पे रहता है उसको हैबिटेट कहते हैं, लेकिन देखो परिभाषा में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। जीव जहां पे रह रहा है वो उसका आवास है, लेकिन जीव जहां पे रह रहा है वहां पे जो क्रियाएं कर रहा है पर्यावरण के साथ वो निके है। और निके सिर्फ एक जीव या प्रजाति के लिए यूज करते हैं, लेकिन पर्यावास जो है एक से ज्यादा जातियों के लिए भी यूज कर सकते हैं। भाई घास स्थल है वो एक हैबिटेट है, तो किसका हैबिटेट है, किसका पर्यावास है? तो वो टिड्डे का भी है, वो मच्छर का भी है, वो मक्खी का भी है, सबका है। तो यहाँ पे यही अंतर लिखा हुआ है, यहाँ पे निके लिखा हुआ है। अच्छा ये शब्द भी वहां पे मैं लिख देती हूँ, कर्मता, इसको कर्मता भी कहते हैं भाई। इसके 2-3 नाम हैं, इसको ध्यान रखें। यह जीव के रहने के भौतिक स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ये अपने पर्यावास या पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका बताता है। कार्यात्मक संबंध है ये, है ना, जो मैंने आपको शब्द बताया है कार्यात्मक, ये शब्द याद रखें क्योंकि आया हुआ है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, हमने किया हुआ है एमसीक्यू में कि निम्न में से निकेत है, और वहां पे नीचे एक ऑप्शन था कि जीव द्वारा अपने पर्यावरण में कार्यात्मक संबंध। ये कार्यात्मक शब्द को याद कर लें क्योंकि ये आया हुआ है, ठीक है, ये इसका फंक्शनल है, इसकी भूमिका है इसके अंदर, उस पर्यावरण के अंदर। ये क्या होता है, एक से ज्यादा जातियों के लिए हो सकता है, लेकिन ये एक विशेष जाति या प्रजाति के लिए होगा। तो ये मेन अंतर है, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू के अंदर आया हुआ है, परिभाषा के फॉर्म में भी आया हुआ है। नेक्स्ट है प्रमुख जैव अजैव कारक कौन कौन से हैं? तो अभी मैंने कहा मिट्टी, ताप, जल, ये सब अजैव कारक हैं। अब इनको डिटेल में हमें डिस्कस करना है। लॉन्ग आंसर बनता है इस पे कि पर्यावरण के अजैविक कारकों का वर्णन करो, ठीक है। नंबर मुझे नहीं पता, 5 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, तो आपको तैयार रहना है। काफी कुछ हमने इसके अंदर पढ़ा है, लेकिन क्योंकि ये 1 शॉट है तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी जल्दी निपटाएंगे, क्योंकि मिट्टी, टेम्परेचर और इनके बारे में तो आप लिख ही सकते हो यार, है ना, एसएसटी पढ़े हुए हो कभी ना कभी। हालांकि मैं अपनी एसएसटी भूल गई हूँ, लेकिन आपसे उम्मीद है मुझे कि एसएसटी आपको याद है, और वैसे डिटेल लेक्चर हमने किया है, ठीक है। जल्दी से एक क्विक रिविजन, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे क्वेश्चन बनता है, छोटे छोटे भी बनते हैं, वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, बाकी चीजें आप पे छोड़ रही हूँ। देखो सबसे पहला है तापमान। तापमान कैसे नियंत्रित होता है? भाई कोई भी जैविक प्रक्रिया है, सुनते जाना और अपने शब्दों में लिख सकते हो। कई बच्चे पूछते हैं मैम हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, शब्दों में लिखने के ही ज्यादा नंबर है, कॉपी पेस्ट तो सब कर लेंगे। शब्दों में लिखना, अपनी क्रिएटिविटी, जहां डायग्राम की जरूरत है वहां डायग्राम बनाना। अब जैसे निके में मैंने ये डायग्राम बनाया, बना सकते हो, है ना, ये कि भाई ये निके है, एक पर्यावरण बना दो, घास वास बना दो, उसमें एक छोटा सा एरिया बना दो, वहां टिड्डा बना दो और ऐसे गोला बना दो, कह दो ये निके है। क्रिएटिविटी कहते हैं इसको। क्या आप इंप्रेशन जमा रहे हो? और एक वीडियो भी डाला हुआ है मैंने, अच्छे आंसर्स कैसे लिखे, है ना, लर्न एंड शेयर पे, ये उसको देखे, वहां पे काफी चीजें बताई है। तो भाई उष्णता या तापमान बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी सारी क्रियाएं तापमान पे निर्भर करती है, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जीव हों। पौधों को भाई टेम्परेचर चाहिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, प्रकाश तो चाहिए, लेकिन प्रकाश से एक्चुअली में क्या, एक तो एनर्जी प्लस टेम्परेचर भी तो मिल रहा है। दूसरा, हमारे जितने भी एंजाइम्स है वो सब एक फिक्स टेम्परेचर पे काम करते हैं। जैसे एंजाइम का जो है वो 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, अनुकूल तापमान होता है। अगर इससे नीचे तापमान है तो वो काम नहीं करेंगे, इससे ऊपर है तो भी काम नहीं करेंगे। और हर जीव में, हर एंजाइम का एक फिक्स टेम्परेचर भी होता है। हर एंजाइम हर तापमान पे काम नहीं करेगा भाई, ये तो रेंज है, इस पे बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे, लेकिन कोई एंजाइम में वो 40 डिग्री पे ही काम करेगा, ज्यादा बोल दिया भाई, 35 डिग्री पे ही काम करेगा। तो जब तक उसको 35 डिग्री नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हमने डीएनए पॉलीमरेज के नाम से पढ़ा था, हम टेक पॉलीमरेज क्यों यूज कर रहे हैं? उसका, किसका? इक्वेटिकस का, क्योंकि हमारा डीएनए 90 डिग्री के बाद फेल हो जाएगा, उसका जिंदा है। तो टेम्परेचर का बहुत योगदान है। ठंड हो, अब जो जीव ठंडे इलाकों में रह रहे हैं उनकी क्रियाएं उनके हिसाब से चलेंगी, जो गर्म इलाकों में रह रहे हैं उनकी क्रियाएं उनके। तो टेम्परेचर बहुत जरूरी है। और ये क्या क्या प्रभाव डालता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है।
ये मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है हमारे डिटेल लेक्चर से। प्रभाव क्या है, एक तो कार्य की, उसके अंदर जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं उसका प्रभाव चलेगा, कार्य की। आकार की, उसके शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। जो गर्म इलाकों में रहते हैं, रेगिस्तान में रहने वाले होते हैं, उन पे अलग चीज होती है ना, बाल रहते हैं, कलर जो है लाइट कलर का रहता है। ठंडे इलाकों में रहते हैं उनमें घने घने बाल रहते हैं, त्वचा के नीचे मोटी वसा की परत पाई जाती है जो उन्हें ठंड से बचा सके, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, ये भी व्यवहार भी डिपेंड करता है, जिसमें हम बात करते हैं शीत निंद्रा की, आगे नीचे आने वाली है, ग्रीष्म निंद्रा की। उनके बिहेवियर में भी फर्क पड़ता है, रहने सहने खाने। जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे जो रेगिस्तान वाले जीव होते हैं वो ज़्यादातर रात को निकलते हैं, क्योंकि दिन में तो बहुत गर्मी रहती है, बढ़ रहा होता है वो तापमान, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बिलों में रहते हैं, रात को खाना ढूंढने नहीं। रात्रिचर हैं, दिनचर हैं, तो ये सब तापमान पे निर्भर करता है। प्रजनन भी, ठीक है, जैसे मच्छर है, मच्छर गर्मियों में और बारिशों के दिनों में ज़्यादा उनका प्रजनन काल होता है, ज़्यादा बच्चे देते हैं, तो सबका तापमान पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तापमान जो है वो कैसे बदलता है, या तो ऋतु के हिसाब से बदलेगा, क्या मौसम है। दूसरा, ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, हमने एमसीक्यू किया हुआ है कि भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन आएगा। तो भूमध्य रेखा बिल्कुल बीच वाली है, ठीक है, एमसीक्यू कराया है, वहां पे जाके देखें आप। भूमध्य रेखा बिल्कुल बीच वाली है पृथ्वी में, ये भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर और नीचे जाओगे तो क्या होगा, तापमान जो है वो क्या रहेगा, घटता जाएगा। और ऐसा ही इसी पे क्वेश्चन बना के जैव विविधता के रूप पर दे रखा है कि तापमान तो घट रहा है, जैव विविधता कैसे बदलेगी। तो जैसे ही आप ध्रुवों की तरफ जाओगे जैव विविधता भी घटती जाएगी, क्योंकि भाई ठंडा हो रहा है वहां पे, पोलर रीजन है वो, बर्फ में ज्यादा जीव नहीं मिलेंगे आपको, भूमध्य रेखा के आसपास मिलेंगे, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, इस पे एमसीक्यू आया हुआ है। एक, मैदानों के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों पे जाने पर तापमान में कमी हो जाएगी, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे। अब देखो ये चीजें आपको पता है, इसको कोई लिख के ऐसे रटने की जरूरत है क्या, समझ सकते हो ना कि तापमान क्या क्या कैसे कैसे बढ़ता है। तो ये 3 रीजन है जहां पे टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे एमसीक्यू आया हुआ है, तापमान प्रवणता क्या होती है भाई। जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह पर ऊर्ध्वाधर जाओगे ऊपर की तरफ, वैसे वैसे टेम्परेचर में फर्क आएगा। हम बोलते हैं ना, जमीन जितनी आप खोदोगे अंदर बहुत गर्मी है, हीट है, जैसे जैसे आप सरफेस पे आते हो टेम्परेचर कम होता जाता है, और फिर जितना हाइट पे जाओगे टेम्परेचर और कम होता जाएगा। इसको क्या कहते हैं, लैप्स दर या तापमान प्रवणता, ध्यान रखना है। अब इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, हमने किया है एमसीक्यू के अंदर कि प्रत्येक 1000 डिग्री मीटर ऊंचाई पर 6.5 कम हो जाता है। चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यू देखें, डले हुए हैं चैनल पे, लर्न एंड शेयर पे, ठीक है। 6.5 इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि हर प्रति 1000 डिग्री पर पहाड़ पे आप 1000 डिग्री पे जाओगे तो टेम्परेचर में क्या फर्क आएगा, तो 6.5 डिग्री का फर्क आएगा। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट चले, ये हो गया बात, ठीक है, 1000 डिग्री पर बढ़ेगा। अब है तापमान का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमने देख लिया उनकी उपापचय दर, और अच्छे तरीके से वो तो देख लिया, कार्य के रूप से आकार्य के रूप से तो बदलेगा। उपापचय दर खराब हो जाएगी, जो मैंने आपसे एंजाइम की बात बताई कि हर एंजाइम की एक क्या होती है, ऑप्टिमम अनुकूलन ताप होता है, अगर उससे ऊपर या उससे नीचे एंजाइम फेल हो जाएगा काम करना। दूसरा, पौधे प्रकाश संश्लेषण, सारी बातें कर ली मैंने, श्वसन है, वाष्पोत्सर्जन है, सब डिपेंड करता है। पुष्प खिलना भी तापमान पे निर्भर करता है, प्रकाश पे निर्भर करता है। बीज का अंकुरण, सर्दियों में बीज, कुछ ऐसे बीज होते हैं जो फसल देखी ना, कुछ फसलें सर्दियों में उगती है, कुछ फसल गर्मियों में उगती है। क्यों, क्योंकि सर्दियों वाली को कम टेम्परेचर चाहिए, गर्मी वाली को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो भाई ये भी निर्भर करता है। ये सारी बातें आप लिख लेंगे। अब है प्रजनन, वृद्धि और विकास पे भी प्रभाव पड़ता है। प्रजनन भी मैंने समझाया, कुछ जीव होते हैं वो सर्दी में उनका ब्रीडिंग टाइम होता है, तो सर्दी में ज़्यादा बच्चे देते हैं, गर्मी या बारिश में नहीं देंगे। कुछ का गर्मी सीजन होता है, जैसे मच्छर है, बारिश का और गर्मी का मौसम उनके लिए अनुकूल है, बहुत बच्चे देते हैं। अभी देखो एक मच्छर नहीं दिखेगा, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, 4-5 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब एक मच्छर नहीं दिखेगा इन द सेंस कि आप कंपेयर करो गर्मी और बारिश के कंपैरिजन में, तो आपको कम मच्छर दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि अभी उनका प्रजनन काल नहीं है, बच्चे ही नहीं दे रहे वो,
वो भाई आपको पता है मच्छर ऑर्थोपोडा में आता है ना, ठंड सहन नहीं होती, वो रिलैक्स कहीं भाग गए या मर गए, एक्चुअली में मर गए। फिर जब ब्रीडिंग सिस्टम आएगा, बच्चे पैदा होंगे तो मच्छर ही मच्छर दिखेंगे, है ना। तो शुक्राणु के विकास में, अंडाणु के विकास में, मतलब बायोलॉजी को आप कनेक्ट करके चला करो। ऐसा नहीं है कि कोई एक चैप्टर है तो वो एक ही चैप्टर है, उसका कनेक्शन बिठा के रखो कि इससे रिलेटेड हमने क्या पढ़ा है। भाई तापमान जो है शुक्राणु जनन को भी बताएगा, अंडाणु जनन को भी। आपने पढ़ा है ना जनन वाले में कि हमारे जो मनुष्य के टेस्टिस होते हैं वो शरीर से बाहर की तरफ होते हैं तापमान बनाए रखने के लिए, क्योंकि ज्यादा तापमान होगा तो शुक्राणु मर जाएंगे बेचारे, टेस्टिस काम नहीं करेगा, तो थोड़े से बाहर की तरफ निकले रहते हैं। बस यही करना है बच्चों, बायोलॉजी को कनेक्ट करके चला करो कि कोई सी चीज हमने कहीं पढ़ी है तो उसका यूज कहाँ पे होता है, उसको अप्लाई करना सीखो, है ना। और एप्लीकेबल क्वेश्चंस ज्यादा हमें सिर्फ रटना नहीं है, इसको व्यवहार पे प्रभाव पड़ता है ना। व्यवहार पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि तापमान आने पर दिन में, गर्मी में बिल में छुप जाते हैं, धूप बहुत तेज है, गर्मी पड़ रही है, रेगिस्तान में सांप वाप सब बिल में छुपे हुए रात को निकलते हैं। ज्यादातर रेगिस्तान के जीव कैसे होते हैं, रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रात्रिचर होते हैं, क्योंकि दिन में बहुत भयानक गर्मी पड़ रही होती है ना। नॉक्टर्नल बोलते हैं इनको, नॉक्टर्नल। रात में निकलते हैं, सांप है, बिच्छू है, चूहे हैं, जो भी रेगिस्तान में रहते हैं, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसे उल्टा भी होता है, शीत निंद्रा और ग्रीष्म निंद्रा के बारे में हमें पढ़ना है। कुछ चीज अपने व्यवहार में क्या फर्क ला देते हैं। मैंने आपसे कहा था चिपकलियां अभी दिखेंगी नहीं, मतलब एक दिख जाए पूरी सर्दी में तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो सर्दी खत्म होने वाली है, फरवरी आ गया है भाई, नहीं दिखी अभी तक, ठीक है, मतलब जब से गायब हुए तब से नहीं। अभी फिर दिखना शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी गर्मी आएगी। मेंढक बारिश में ही दिखते हैं, कहाँ गए गर्मी, मर थोड़ी ना गए, छुप जाते हैं, शीत निंद्रा में चले जाते हैं। तो ये वाली बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं, शीत निंद्रा और ग्रीष्म निंद्रा। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, नीचे आएगा तब मैं उसकी बात बताऊंगी। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम ताप के आधार पर, ये इस पे भी क्वेश्चन है, अंतर वाला क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ये अभी जो दोनों चीजें आएंगी उस पे अंतर वाला क्वेश्चन आया हुआ है। पहला है यूरी थर्मल और दूसरे होते हैं स्टेनोथर्मल। क्या फर्क है, इसको इंग्लिश में ही याद करना है। हिंदी में इसको क्या बोल सकते हो, हिंदी में समतापी बोल सकते हो वैसे, पर एग्जैक्ट सही शब्द नहीं है समतापी, लेकिन बात ध्यान में रखना समतापी की। मैं यहाँ लिख देती हूँ समतापी, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ बच्चों, फिर से बोल रही हूँ मैं कि एकदम इसका ट्रांसलेशन नहीं है ये, है ना। इसका एग्जाम्पल बोल सकते हो समतापी, जिसको होमोथर्मल भी कहते हैं भाई। होमोथर्मल इसके एग्जाम्पल में आते हैं। कौन है इसके एग्जाम्पल, मेमेलिया है, पक्षी है, एविज, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या करते हैं, ये एक विस्तृत रेंज को सहन कर पाते हैं तापमान की। क्यों सहन कर पा रहे हैं, क्योंकि वो समतापी है। रीजन यही है कि वो अपने बॉडी का, सम का मतलब सेम, तापी का मतलब टेम्परेचर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेम रख पाते हैं। टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब सेम कैसे रख पा रहे हैं, भले ही बाहर कितना भी टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन है। उसका बेहतरीन एग्जांपल मैं तो खड़ी हूं आप भी हो, क्योंकि आप मेमेलिया में आते हो। भाई बाहर 4 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है हमारे यहाँ, 4 या 5 डिग्री, लेकिन मेरा बॉडी का टेम्परेचर वही 37 डिग्री होगा। थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री का फर्क होगा, इतना भी अभी एक बच्चा नापेगा, बोल मेरा तो मैम 38 डिग्री है, ठीक है, थोड़ा बहुत, हम एक मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। मेरा 37 डिग्री पॉइंट जो भी है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि मैं चाहे 55 डिग्री था गर्मियों में, चाहे 4 डिग्री है, अब मेरा बॉडी टेम्परेचर यही रहेगा, क्योंकि मैं समतापी हूं, मैं यूरी थर्मल हूं, ठीक है। यूरी थर्मल हूं मैं, एक विस्तृत रेंज को परास की 4 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक मेरे शरीर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक रेंज को, परास क्या होती है भाई, रेंज, ये फर्क है, मैथ्स में निकाले होंगे कभी, 4 से 55 डिग्री में कितना रेंज है, कितना फर्क है, ये जो बीच का गैप है, उन सबको मैं सहन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कैसी हूं, समतापी हूं। तो ऐसे जीव जो एक विस्तृत रेंज को या उतार चढ़ाव को सहन कर पाते हैं, यूरी थर्मल कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक का, पहले ही बोल चुकी हूं मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया भी, ये दोनों टाइप के हैं, अभी एक और आएगा।
जैसे स्तनधारी मैमेलिया और पक्षी, एग्जाम्पल लिख सकते हो, है ना, पक्षी और मैमेलिया इसमें आएंगे। दूसरे होते हैं स्टेनो, स्टे, उल्टा है वही सिस्टम, ठीक है। जो यूरी है, जैसे वैसे हम स्टे का मतलब क्या निकालते हैं, रुका हुआ, लेकिन यहाँ रुका हुआ नहीं है, यहाँ पे बदल रहा है, उल्टा याद करना है आपको। स्टे है, स्टे का मतलब वैसे तो रुकना होता है, मतलब टेम्परेचर रुकना चाहिए, लेकिन रुका हुआ नहीं है, बदल जाता है। इनका टेम्परेचर बाहर के हिसाब से बदलता रहता है, तो इनका जीवन ज्यादा खतरे में रहता है। मान लो बाहर 4 डिग्री है, इनका भी 4 डिग्री है, बाहर 2 डिग्री है, इनका भी 2 डिग्री है, कब तक जिंदा रहेगा भाई, कभी ना कभी तो मरेगा। तो ये ज्यादा सहन नहीं कर पाते हैं और फिर इनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये संकरे परास में रहते हैं, एक छोटे रेंज को करते हैं, ज्यादा इनकी रेंज नहीं है, थोड़ा बहुत अपना मतलब 4 डिग्री 6 डिग्री तक तो ये जैसे तैसे एडजस्ट करेंगे, फिर मर जाएंगे। या फिर ये कोई तरीका अपना लेते हैं, जैसे कि व्यवहारगत तरीके, है ना, शीत निंद्रा में चले जाएंगे, ग्रीष्म निंद्रा में, क्योंकि जो ये छिपकलियां हैं, रेप्टाइल्स हैं, है ना, ये सब इसके अंदर आते हैं, है ना। देखो उभयचर, सरीसर्प, ये क्या करते हैं, ये रेंज को सहन नहीं कर पाते, तो भाई ये मरना तो नहीं है इन्हें, तो ये बिल में कहीं गर्मी में जमीन के अंदर गड्ढा खोद के घुस जाएंगे, क्योंकि गर्मी रहती है जमीन में, ताकि इनका टेम्परेचर 2-4 डिग्री नहीं चला जाए और मर ना जाए ये। तो इनके पास तरीके हैं अपने आप को बचाने के, जिसके बारे में नीचे हम बात भी करेंगे। तो भाई ये अपृष्ठधारी जितने भी होते हैं, इनवर्टिब्रेट, जिनमें भाई नोटोकॉर्ड नहीं होती, उनको क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट कहते हैं, ठीक है, पता है ना, वर्टिबल कॉलम नहीं होती, बैकबोन नहीं होती जिनमें, उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। जैसे ये तो उसमें आते हैं, कॉर्डेटा के अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो इनवर्टिब्रेट है ये तो भाई है वर्टिब्रेट। इनमें वर्टिबल कॉलम मछलियों में, उभयचर में, सरीसर्प, ये सब तो बेचारे आ रहे हैं। जो आपकी पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटिहेल्मिन्थेस है, वो सब आएंगे इनवर्टिब्रेट के अंदर, ठीक है। चलें, अब है जल। दूसरा कारक क्या है हमारे पास, जल, सबके कारक है। अब देखो लॉन्ग आंसर में क्या आ गया, तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है जो हमने पढ़ा। क्या क्या लिख दोगे आप, देखो ताप में एक मैं बता देती हूँ, बाकी आप आइडिया लगा लेना। मान लो लॉन्ग आंसर में आया कि पारिस्थितिकी अजैविक कारकों को समझाइए, तो 4 स्लाइडें तो हमने ताप में ही निकाल दी, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। ताप लिखो, पहले बता दो कि भाई ताप जो है, ये वाला चीज लिख दो सबसे पहले, ये कि तापमान से है जो जीवों को इस प्रकार से प्रभावित करता है। फिर डायरेक्ट इस पे आ जाओ कि भाई हर 1000 डिग्री पे जाने पर ये वाली चीजें, कि मैदानों पे, ध्रुवों पे ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, नीचे होता है, और हर 1000 डिग्री पे इतना चेंज हो जाता है। फिर सीधे यूरी थर्मल और उस पे आ जाओ, बीच की कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा किस पे आना है, यूरी थर्मल पे आना है। अगर स्पेशली आपसे पूछे, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है बीच में से, कि तापमान जीवों को कैसे प्रभावित करता है समझाओ, तो फिर ये लिखना पड़ेगा कि उपापचय प्रभावित कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है ना। लिखना सीखो, अपने आंसर को बनाना सीखो कि कैसे बनाते हैं। अभी फिर अगर सिर्फ हमें वो लॉन्ग वाला करना है, जहाँ पे हमें जल भी बताना है, तापमान भी बताना है, तो फिर डायरेक्ट हम यूरी और उस पे आ जाएंगे, बीच का ये चीज नहीं लिखनी प्रभाव वाली, क्योंकि हमने एक बार शॉर्ट में आगे लिख दिया है प्रभाव, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है कि आपको क्या लिखना है अगर बड़े में आ जाए। अब जल है, जल के बारे में कोई बताने की जरूरत है, जल जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल हमारी सारी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जल एक विलायक है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, सार्वत्रिक विलायक कहते हैं इसको, सब में घुल जाता है मैक्सिमम चीजों के अंदर, तो बहुत जरूरी है। पृथ्वी पर 70% जल है। जल में मृदा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैंने लिख दिया। मृदा में जल की आपूर्ति किससे होती है, जल चक्र से, वाटर साइकिल चलता है, सब पढ़े हैं बचपन में वाटर साइकिल। कोई नहीं पढ़ा है, छी छी छी, वेरी बैड, पढ़ना ही चाहिए। लवणों की सांद्रता प्रति 1000 कैसे चेंज होती है, अब टेम्परेचर बता दिया हमने, प्रति 1000 पे कैसे चेंज होता है, लवण कैसे चेंज होते हैं। तो जितने भी फ्रेश वाटर हैं, मीठा पानी जिसको कहते हैं, अलवणीय जल जिसको कहते हैं, उसमें 5 से कम होती है सांद्रता लवणों की। जो समुद्री जल है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एमसीक्यू, सब कर लिए हमने, सब कर लिए मेरे। अगर आपने लिए हैं ना, मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर में कोई क्वेश्चन छूटने वाला है, अगर आपने मेरा सब कुछ देखा है, एमसीक्यू, वन शॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब क्योंकि आप तो कम पढ़ रहे हैं, मैं आपसे ज्यादा मैं पढ़ रही हूँ, मतलब पेपर खोल खोल के रोज की, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया। मैंने कहा था ना, मैंने आपसे 2004 तक के पेपर चार्ट लिए मैंने, मतलब मेरे को नींद में से उठा के पूछ ले तो मुझे याद है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, सब याद हो गया मुझे। मैं एग्जाम दे देती हूँ, बोर्ड का एक काम करती हूँ, है ना,
लेकिन मेरी एज चली गई, करूंगी भी क्या, देख के जो होना था वो हो गया, शायद पहले से ज्यादा कुछ परसेंटेज बन जाए, है ना। समुद्री जल में 30 से 35 होता है, और कुछ ऐसे भी हैं जिसको लेगून कहते हैं, जहां पे लवणता बहुत ज्यादा होती है, 100% के आसपास। तो इन दो पे आया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन लेगून का भी ध्यान रखना, ये अति लवण होते हैं। अति लवण ये मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है इनकी, ठीक है। अब जल कैसे निर्भर करता है ये तो हमने देख लिया, जल के आधार पर, जल की सांद्रता के आधार पर, फिर वो ही आ गए यूरी और हेलाइन, सेम सी कहानी है। यूरी क्या हो गए, जो जल की लवणता का एक विस्तृत रेंज को सहन कर पाते हैं, सेम परिभाषा, बस लवणता के ऊपर करनी है। इसमें कौन आएंगे, उदाहरण क्या है इसके, उदाहरण इसकी मैंने ईल लिखवाया था एक, तो अगर मैं सही हूं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं सही होंगी। एक सालमन है, ठीक है, ये जो दो एग्जाम्पल शायद मैंने लिखाए हुए हैं पहले भी। ईल और सालमन क्या करते हैं, इनकी लवणता को ये चेंज होती है पानी की कंसंट्रेशन, तो उसको सहन कर लेते हैं। अब आप बोलोगे कैसे सहन होती है, देखो आपको ये तो पता है कि नदियाँ समुद्र में जाके मिलती है। कई बार क्या होता है, नदी में जैसे पॉल्यूटेंट आ गए बहुत सारे, तो नदी में भाई पॉल्यूशन बढ़ गया तो उसकी एसिडिटी, उसकी लवणता सब बढ़ जाएगी, तो ये सहन कर लेंगे, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक विस्तृत रेंज को सहन कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सहन नहीं कर पाते, वो मर जाएंगे फिर। इस प्रकार के जीव लवण की एक कम रेंज को, एक विस्तृत रेंज को सहन करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। उदाहरण क्या थे इनके, इसके मैंने आपको गोल्ड फिश लिखाया था एक, तो गोल्ड फिश, एक सी टर्टल, समुद्री कछुआ, सी टर्टल, सी टर्टल। टॉर्टोइज और टर्टल में फर्क होता है ना, पता तो है आपको। टॉर्टोइज ज्यादातर जमीन पे रहता है, टर्टल जो पानी में कछुए रहते हैं ना, जीवन यापन उनका पानी में ही रहता है, उसके पैरों में भी फर्क होता है, बहुत सारे और भी रीजन है। ये सी टर्टल है, ठीक है, ये भी ऐसा ही होता है। एक हॉर्ड हेड हॉक है, ये सारे जो है स्टेनो है, ठीक है। उल्टा याद करना है। अब तीसरा वाला है प्रकाश, तो लवण में तो कुछ ज्यादा वैसे भी नहीं था, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। प्रकाश कैसे, भाई वही प्रकाश संश्लेषण करना है, टेम्परेचर, प्रकाश टेम्परेचर को अपने आप बढ़ाएगा घटाएगा, ठीक है। प्रकाश बहुत जरूरी होती है, स्पेशली पौधों के लिए, पुष्पन के लिए, अंकुरण के लिए, सबके लिए। हमें भी चाहिए प्रकाश, लाइट चाहिए ना, विटामिन डी सिंथेसिस नहीं होगा वरना बॉडी के अंदर लाइट नहीं होगी। तो प्रकाश अवधि भी बहुत आवश्यक होती है, ये पुष्पन, अंकुरण और उनको वृद्धि करने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए जैसे कॉकरोच स्लब है, अनेक जीवी की गतिविधियां प्रकाश द्वारा घटती बढ़ती रहती है। ये क्या करते हैं, रात को निकलते हैं, वो तो रेगिस्तान वाले तो गर्मी की वजह से निकल रहे हैं। कॉकरोच को देखो आप, रात को दिखेगा आपको, दिन में नहीं दिखता, क्योंकि ये कम लाइट के प्रिय हैं, इनको कम लाइट चाहिए, अंधेरे में निकलने वाले हैं ये, है ना, चोर टाइप के। शलभ, चमगादड़, ठीक है, ये सारे, चमगादड़ भी रात को घूमता है। अनेक जंतु प्रकाश की तीव्रता अवधि जैसे फोटो पीरियोडिसिटी, अब ये देखो 11th का टॉपिक है। फोटो पीरियोडिसिटी क्या होती है, पौधों में पुष्पन के लिए एक निश्चित प्रकाश की रेंज चाहिए होती है, तभी वो पुष्पन करते हैं, उसे कहते हैं फोटो पीरियोडिसिटी या दीप्तिकालिता। तो दीप्तिकालिता भी क्या है, पुष्पों के उसके खिलने पे निर्भर करती है। इसी के साथ जितना भी मौसमिक बदलाव होता है, उसमें भोजन एकत्रित करना, प्रजनन आदि सब गतिविधियों के लिए भी प्रकाश जरूरी है, ठीक है। 500 मीटर पे अधिक गहराई पर जाने पर प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, नहीं पहुंच पाती है समुद्र के अंदर, या कोई भी गहरा है स्पेशली समुद्र के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एवाराइल क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या होता है, ज्यादा लाइट नहीं जाती, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, तो यहाँ पे उत्पादक नहीं मिलेंगे। इस पे भी एमसीक्यू आया हुआ है। समुद्र की गहराई जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है या अंधेरा है, वहां पर निम्न में से क्या प्राप्त नहीं होगा, उत्पादक प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि भाई सनलाइट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। मिलेगा क्या, परभक्षी मिलेंगे, या तो परभक्षी, और सबसे अच्छा तो है अपमार्जक। ये अपमार्जक डिटर्जेंट वाला नहीं है बच्चों, ये है डीकंपोजर्स, अपघटक, सही शब्द अगर लिखना चाहते हो। अपघटक ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे, बैक्टीरिया, फंजाई, जिनको प्रकाश की जरूरत नहीं होती, सड़ाने वाले, खाने वाले, ताकि जो पैंदे पे जो भी आ रहा है उनको सड़ा दे, ठीक है। तो बेंथम रीजन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंथम रीजन बोल रहे हैं ना, समुद्र का जो नीचे वाला हिस्सा है,
ठीक है। क्लास में मैंने लिथोरिक बैंथम ये नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैंने एमसीक्यू में इसको करवा दिया है क्योंकि क्वेश्चन आया था, तो फिर मैंने उसको एमसीक्यू के अंदर थोड़ा सा समझा दिया था। ठीक है, उत्पादक नहीं मिलते। अच्छा, परभक्षी मिलेंगे, खाने वाले सिर्फ कंज्यूमर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, आकर्षित करते हैं। अच्छा, कुछ जीवों में जो कुछ रह रहे हैं उनमें क्या पाई जाती है, बायोल्यूमिनेंसी पाई जाती है, प्रदीप्ति अंग पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे टीनोफोरा के कुछ मेंबर हैं, कुछ मछलियां हैं जो पानी में रहती है बहुत गहराई में, अंधेरे में, उनमें खुद में लाइट होती है, उसको कहते हैं बायोल्यूमिनेंसी। अब सबसे पहली बात, ऐसे ही ऊपर का जो 200 मीटर का एरिया होता है उसको यूफोटिक जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रकाश अच्छे से मिल रहा है ना, प्रकाश की उपलब्धता बनी रहती है। 500 के नीचे जाने पे प्रकाश नहीं मिलेगा, 200 के ऊपर मिल रहा है। ठीक है, इनमें देखो प्रकाश संश्लेषण मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं। इसके नीचे का क्षेत्र कैसा कहलाता है, अफोटिक जोन। यूफोटिक जोन किसको कहते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हालांकि आया नहीं है लेकिन ध्यान रखें। यूफोटिक मतलब यूवी रेज से याद कर लो, यूवी रेज आ रही है मतलब प्रकाश आ रहा है। ठीक है, उसे हम कह रहे हैं यूफोटिक जोन। इसके नीचे जाओगे तो प्रकाश नहीं मिलेगा, इसलिए उसको बोल रहे हैं अफोटिक। फोटो से भी याद कर सकते हो, फोटो का मतलब लाइट, तो लाइट मिल रही है इसलिए यूफोटिक, नहीं मिल रही है इसका मतलब एफोटिक। तो यहाँ पे भी वही परभक्षी प्रकार के जीव मिलेंगे। क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने हमसे सवाल पूछा था, आपको याद है कि सबसे गहराई में जहाँ पे प्रकाश नहीं है, न के बराबर है, वहां पे कौन से शैवाल मिलते हैं, लाल शैवाल मिलेंगे अधिक गहराई में। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, नीले प्रकाश को अवशोषित करते हैं और लाल को फेंकते हैं। गहराई के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा प्रकाश जा पाता है, सिर्फ नीला प्रकाश जा पाता है। ठीक है, समुद्र की गहराई में तो नीला मिलता है, इनको नीला अवशोषित कर देते हैं, लाल को फेंक देते हैं, तो ये लाल कलर के होते हैं। ठीक है, ये कई बच्चे लिखेंगे मैम नीला लाल है तो लाल ही करते होंगे, ऐसा कॉमन सेंस लगाएंगे, है ना। ऐसा कॉमन सेंस हर जगह पे लगाना भी सही नहीं होता, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, तरंग दैर्घ्य जो होती है, नीले प्रकाश की किरण ही पहुंच पाती है, और प्रकाश संश्लेषण जीवों का अभाव होता है, वो तो हम पहले ही कह चुके, उत्पादक नहीं मिलेंगे। अब उत्पादक और प्रकाश संश्लेषित जीव अलग अलग थोड़ी ना है, उत्पादक उन्हीं को कह रहे हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रोड्यूसर्स। फिर है मृदा, क्या लिखना है इसमें, मृदा जरूरी नहीं है पौधों के लिए, हमारे लिए भाई पौधे उगी मृदा में रहे, मृदा में जो लवण है, जो खनिज पदार्थ हैं, उन्हीं से क्या मिल रहे हैं, न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, उपजाऊ बनाती है भाई भ्रूप्रटी। भ्रूप्रटी का मतलब होता है क्रस्ट, पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर जो होती है, ये पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी को हम कभी ऐसे देखते नहीं है, हम तो जमीन की बात करते हैं। तो जमीन पे जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर, उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और सबसे अंदर वाला पार्ट क्या होता है, कोर होता है, जो कि बहुत गर्म है ना, लावा निकलता है जहां से। तो सबसे ऊपरी परत जो होती है जिसमें उपजाऊता होती है, ह्यूमस लेयर जिसको कहते हैं, थोड़ा सा आगे इन्वायरमेंट के चैप्टर याद आ रहे हो आपको, तो ये सब बातें आपको करनी है। अब कैसे इसकी गुणवत्ता निर्भर करती है, तो मृदा की गुणवत्ता भी वहाँ की जलवायु पे निर्भर करेगी, रेगिस्तान है तो कैसी मृदा होगी, और नदियों वाला कोई स्टेट है तो वहाँ पे जैसे एमपी है, गुजरात है, नदियाँ ज़्यादा है यहाँ पे, तो उपजाऊ मिट्टी मिलेगी। राजस्थान में थोड़ा सा रेगिस्तान आ जाता है भाई, है ना। तो जलवायु पे निर्भर करती है, चट्टानों की अवक्षय क्रिया पे करती है। मिट्टी कैसे बनती है, पूछ सकते हैं, चट्टानों के अपक्षय से, जिसको मैंने एक शब्द बताया था मृदीकरण, और क्या बोलाया था, वेदरिंग। वेदरिंग कहते हैं मिट्टी बनने की क्रिया को। इसके स्थानोपन से, अवसादी होने पर, है ना, एक जगह से दूसरी जगह चली जाए या अवसादी चट्टानों से बन जाए, मृदा के विकास होने की प्रक्रिया पर, इन सब पे मृदा निर्भर करती है कि मृदा कैसी होगी। अब कुछ मृदाओं के बारे में देख लेते हैं कि मृदा है क्या भाई, धारण, जल धारण क्षमता। तो बलुई मिट्टी की कैसी होती है, इस पे भी कभी क्वेश्चन नहीं आया, ना ही एमसीक्यू में हमने किया है क्योंकि कभी आया ही नहीं है, लेकिन बस एक सरसरी निगाहें फैला लो, सोशल का पार्ट है। बलुई मिट्टी कैसी होती है भाई, इसके कण बड़े होते हैं, पानी को तेज रिसता है इसके अंदर, और जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। उसके बाद आती है चिकनी मिट्टी, पता ही है आपको, इसके कण सूक्ष्म होते हैं, पानी इसमें आसानी से रिसता नहीं है, लेकिन जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। देखा आपने चिकनी मिट्टी, पानी डालते अवशोषित कर लेती है, क्ले जिसको आप कहते हैं, जिससे हम मॉडल वगैरह बनाते हैं, है ना। फिर है उसके बाद जो आती है दोमट मिट्टी आती है, ये बलुई और चिकनी मिट्टी के मिलने से बनी होती है, ह्यूमस की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, कहते हैं दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है ना। तो थोड़ा सा बस आपको ये ध्यान रखना है।
मृदा के गुण पीएच पे निर्भर करते हैं, उसमें क्या खनिज है, वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, मतलब जहाँ पे मृदा पाई जा रही है वो कैसी है, रेगिस्तानी है, उपजाऊ है, पत्थर वाली है, कंकड़ वाली है, उस पर भी निर्भर करती है। अब अजीव कारकों के प्रति अनुक्रिया, ठीक है। अब आ रहा है मेन टॉपिक। जीवों को अपनी जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए आंतरिक पर्यावरण में एक संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। कोई भी जीव पर्यावरण में रह रहा है तो उसे उसके साथ क्रिया तो करनी पड़ेगी। वो थोड़ा इफेक्ट पर्यावरण पे डालेगा, पर्यावरण थोड़ा इफेक्ट हम पे डालेगा, है ना, इस तरह से चलता रहेगा। तो एक साम्यावस्था बना के रखनी पड़ती है हर जीव को अगर जिंदा रहना है। तो वो क्या करेगा इस साम्यावस्था को बनाने के लिए? तो हमने कहा था, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, छोटा क्वेश्चन, कि पर्यावरण में साम्यावस्था को बनाने के लिए जीव कौन कौन सी रणनीति अपनाते हैं। हालांकि इसके डिटेल भी है नीचे, लेकिन ये ध्यान रखें, नियमन, समरूपण, उसके बाद प्रवासन और निलंबन, ये सब जो है नियमन में रेगुलेशन कर रहा है भाई, चेंज कर लेता है अपने आप को, कन्फॉर्मर में चेंज नहीं कर पाता, ठीक है। फिर वो प्रवासन, माइग्रेट हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। और निलंबन में वही शीत निंदा और ग्रीष्म निंदा की बातें आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नियमन क्या होता है। नियमन मतलब रेगुलेशन, नियमित कर रहा है अपने आप को। वही बाहर ज्यादा टेम्परेचर है तो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, बाहर ज्यादा खारा है फिर भी अपना सैलिनिटी को मेंटेन कर रहा है, बाहर ठंड है, गर्मी है, अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं ये, है ना। अपने हिसाब से तापमान को भी नियमित कर सकते हैं और अपनी क्रियाओं को भी, परासरण नियमन भी कर सकते हैं। वही अगर पानी में रह रहे हैं, बाहर बहुत ज्यादा सैलिनिटी है, लवणता है, तो जो हमने कहा कि भाई जो यूरी थर्मल होते हैं, यूरी हैलाइन होते हैं, वो अपनी कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अब कंसंट्रेशन को मेंटेन कैसे करेंगे, सवाल ये है। तो देखो मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, थोड़ा सा मैं एक बार क्विक आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे ये मछली है ना, मछली के अंदर 5% कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, बाहर 15 है, इसको कितनी रखनी है, इसको 5 ही रखनी है क्योंकि ये रेगुलेटर में आ रही है। अब ये कैसे रेगुलेट करेगी इसको? तो देखो हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ आती है। तो ये 15% वाले जो लवण है वो जबरदस्ती इसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। और पानी के बताया था मैंने आपको, पानी आयन का दीवाना होता है, तो जो इसके अंदर का पानी है वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। इसके साथ ये दिक्कत हो रही है अगर वो किसी ज्यादा लवणीय पानी में चली गई है तो। अब ये मेंटेन कैसे करेगी? तो ये मेंटेन ऐसे करेगी, ये ऊर्जा खर्च करेगी, और ऊर्जा खर्च करके ये जो आ रहे हैं आयन्स अंदर, इनको बाहर फेंकेगी उठा उठा के कि चलो बाहर। एटीपी खर्च करके ऊर्जा को बाहर फेंकेगी और पानी को ज्यादा से ज्यादा पिएगी। उसको पता है पानी निकल रहा है, पानी को रोकना मेरे काबू में नहीं, पानी किसी से नहीं रुकता, तो पानी को क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा पीती है ताकि कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। ऐसे ही सारों में ये चीज लागू होगी, ठीक है। जीव जो है अपने कार्य की तरीकों और व्यवहारगत तरीकों से इनको क्या करते हैं, नियमित करते हैं। हमें पढ़ने भी है आगे क्या क्या कार्य के अनुकूलन होते हैं और क्या क्या व्यवहारगत अनुकूलन होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब है स्तनधारी क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है लंबा, कि स्तनधारी अपना तापमान या अपना नियमन कैसे करते हैं, ताप नियमन कैसे करते हैं, कैसे कर रहे हैं बताओ। आपके पास पसीना है, जब आपको ज्यादा गर्मी होती है बाहर तो पसीना आता है, ठंड होती है तो कम आता है। अभी ठंड में पसीना आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि पहले ही टेम्परेचर बहुत कम है। आपको 37 डिग्री रखना है। पसीने का मेन काम क्या है? एक तो उत्सर्जी पदार्थ निकालना, दूसरा पसीने का मेन काम है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर मान लो 37 डिग्री है, अगर यहाँ से पसीना बनेगा, हमारी बॉडी से पसीना बन के त्वचा पे आएगा और त्वचा पे आके वो वापस पानी जैसा हो जाता है। तो जब पसीना निकलता है शरीर से तो पानी के रूप में नहीं निकलता, भाप के रूप में निकलता है। वो तो फिर बाद में बाहर वाले टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो बूंदे बन जाती है, बूंदे रहती है ना पसीने की। तो क्या होता है, जब हमारा पानी हमारे शरीर से बाहर आता है तो उसको वाष्प के रूप में आना है, तो वो क्या करेगा, जब भी पानी को वाष्प बनना होता है तो उसको एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है भाप बनने के लिए। पानी को गर्म करोगे तभी तो भाप बनेगा। अब ये गर्म पानी कैसे होगा शरीर के अंदर? वो हमारे शरीर से ऊर्जा लेगा
और फिर भाप बन के पसीने के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इसने ऊर्जा ले ली शरीर से, तो ऊर्जा ली मतलब तापमान को, शरीर के तापमान को क्या कर दिया, कम कर दिया गर्मी के दिनों में, क्योंकि बाहर 55 डिग्री है, हमें 37 ही रखना है। तो जितनी भी बाहर से गर्मी हमारे शरीर के अंदर आ रही है जो हमारे टेम्परेचर को बढ़ा सकती है, तो हम बढ़े हुए टेम्परेचर को पसीना निकाल निकाल के कम कर देते हैं। सर्दियों में नहीं आता क्योंकि हमें टेम्परेचर बचा के रखना है, बाहर 4 डिग्री है, हमें बचा के रखना है, पसीना तो निकालना ही नहीं है, इसलिए पसीना नहीं आ रहा। हाँ, दौड़ोगे भागोगे वो बात अलग है पसीना आने की, कई बच्चे अभी दिमाग लगाएंगे अपना, है ना, कि मैं तो आज दौड़ के आया, मुझे पसीना आया, वो अलग चीज़ है, ठीक है, वहाँ तो एनर्जी यूज़ कर रहे हो, अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने आप को कवर करके रखते हो, है ना, आपकी बॉडी पसीना नहीं आने देती क्योंकि टेम्परेचर बचा के रखना है। और भी कारण होते हैं, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाएंगी, गर्मी होगी तो फैल जाएगी जिससे ज़्यादा पसीना निकले, तो बहुत और भी रीज़न है, हमें वहाँ पे इतना फिजियोलॉजी के अंदर क्लास 11 के अंदर नहीं जाना। तो वही तंत्रिका वगैरह है, हमारी श्वेत ग्रंथियाँ हैं, पसीने वाली ग्रंथियाँ हैं, हमारा तंत्रिका तंत्र है, ये सब निश्चित करता है। हमारा मस्तिष्क होता है, उसमें एक हाइपोथैलेमस है जो तापमान को नियंत्रित करने में योगदान देता है, वो तंत्रिकाओं को संदेश भेजेगा और पसीना निकलेगा, ब्लड वेसल्स जो मैंने कहा वो फैलेगी, सिकुड़ेगी तापमान के हिसाब से। तापमान अधिक होने पर तापमान नियंत्रण केंद्र क्या करता है, ये देखो, रक्त वाहिकाओं को फैला देता है, फैल गई हमारी ब्लड वेसल्स, ज्यादा एरिया हो गया, देखो पहले इतना एरिया था अब इतना हो गया, तो ज्यादा एरिया निकलेगा तो हीट भी ज्यादा निकलेगी और टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कैसे, हालांकि ये सब 11th के चैप्टर से रिलेटेड है, आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं, लेकिन जब आप इसका डिटेल लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे कर देता है, जब तापमान कम होता है तो हमारे जो वाहिकाएं होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। किडनी बड़ी मात्रा में हाइपोटोनिक अम्ल का उत्सर्जन करती है। मान लो जल में शरीर के अंदर जल ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा है, पानी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमें यूरिन आने लगता है, शरीर से टॉयलेट आने लगता है, और शरीर से टॉयलेट आना भी हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रहा है एक तरह से, और उत्सर्जित पदार्थ भी। तो हाइपोटोनिक मतलब तनु, जिसमें पानी ज्यादा है, ऐसा यूरिन निकलेगा। इसी तरह अगर जल की कमी हो गई तो उल्टा होगा, पानी बचाना है, पहले ही पानी पी नहीं रहे हम, शरीर में जल की कमी है, रेगिस्तान में घूम चुके हैं, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ऐसा वाला गाना गा रहे हैं रेगिस्तान के अंदर सलमान खान की तरह, है ना, दिल टूटा हुआ है, पानी पीने को नहीं है, शरीर 4 दिन से पानी नहीं गया शरीर के अंदर, तो क्या होगा, शरीर में पानी की कमी। अब ऐसे में क्या करना है, इसमें हम टॉयलेट और चले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो शरीर में टॉयलेट क्या होता है, कंसंट्रेटेड टॉयलेट बनने लग जाता है, मतलब उसमें पानी कम होगा और उत्सर्जित पदार्थ ज्यादा होंगे, तो कैसा बनेगा भाई, हाइपरटोनिक बन जाएगा, अति सांद्र बन जाएगा। हाँ, ये सब हमारे शरीर रेगुलेट कर रहा है, इसलिए तो हम रेगुलेटर में आ रहे हैं। अब होते हैं कन्फॉर्मर, ये नहीं कर पाते, इनकी औकात नहीं है ये सब करने की, तो भाई ये क्या करते हैं, ये दूसरी विधियां अपनाएंगे। बड़ी संख्या में जैसे 99% पौधे आंतरिक पर्यावरण को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते, तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ उनके पास जुगाड़ है जो वो करते हैं, वो अपने तापमान और परिवेशी स्थान के हिसाब से बदलाव या बदलते रहते हैं। वही यूरी थर्मल वाले थे तो ये स्टेनोथर्मल में आ जाएंगे इसमें, ठीक है, तापमान को नहीं कर पाते, ये स्टेनोथर्मल है। अब ये जुगाड़ लगाएंगे, वही शीत निंद्रा ग्रीष्म निंद्रा में जाएंगे। फिर है प्रवासन, अब जो नहीं सहन कर पा रहे हैं वो क्या करेंगे, हमने कहा कि यूरीथर्मल एक विस्तृत रेंज को ही सहन कर पाते हैं, लेकिन उस रेंज से भी नीचे या उस रेंज से भी ऊपर तापमान चला गया तो क्या करें, तो भाई हम माइग्रेशन यूज करेंगे, प्रवासन यूज करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जब अभी सर्दी के मौसम में फॉरेन के अंदर जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर ही 4-5 डिग्री होता है, अब वहाँ पे माइनस पे टेम्परेचर चल रहा है, तो पक्षी वहाँ पे इतना भी लो टेम्परेचर पे नहीं रह पाते। अब हमारे यहाँ अब ऐसा टेम्परेचर है 3-4 डिग्री का जो नॉर्मली फॉरेन की कंट्रीज में रहता है, तो वहाँ के पक्षी क्या कर रहे हैं, वहाँ की ठंड से बचने के लिए हमारे यानी इंडिया में आ जाते हैं, क्योंकि अभी उनको यहाँ पे फॉरेन जैसा लग रहा है, ठीक है, 4-5 डिग्री टेम्परेचर है, इतने में वो रहते हैं, और फॉरेन में माइनस पे चल रहा है, तो वहाँ पे रहना उनका मुश्किल हो रखा है। जैसे साइबेरियन बर्ड्स के बारे में हमने देखा था कि साइबेरियन बर्ड्स जो होते हैं वो साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वो क्या करते हैं, इंडिया आ जाते हैं, कई किलोमीटर का सफ़र तय करके।
जैसे राजस्थान में भी कहीं आते हैं, मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ अजमेर में भी आते हैं, है ना, साइबेरियन बर्ड्स काफ़ी आते हैं, वाइट कलर के पेलिकन्स हैं, बहुत सारे आते हैं, ब्लैक वाले भी आते हैं। तो ये क्या करते हैं, माइग्रेट कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे मछलियाँ भी करती हैं, मछलियों के बारे में भी बताया था। कुछ मछलियाँ उनको लगता है कुछ तो उनका हिस्सा होता है, जैसे कि अगर हम बात करें एक होती है पेट्रामाइजोन, है ना, एक पेट्रामाइजोन मछली होती है, उसको जनन करने के लिए फ्रेश वाटर चाहिए होता है। वो समुद्री पानी में जनन नहीं कर सकती, वो जनन करने के लिए मतलब बच्चे देने के लिए उसको फ्रेश वाटर यानी अलवणीय जल में आना पड़ता है। फिर वो बच्चे देती है, फिर वहीं मर जाती है, फिर वापस उसके जो बच्चे होते हैं वो समुद्री पानी में चले जाते हैं, खारे पानी में। तो सब में होता है। तो माइग्रेशन क्या है, किसी भी जीव का अपनी जो पर्यावरण परिस्थिति है अस्थायी रूप से, हमेशा यही नहीं रहेंगे इंडिया में, वो वापस चले जाएंगे जब गर्मी बढ़ने लग जाएगी, अस्थायी रूप से पर्यावरणीय परिस्थितियों में आने वाले आवास से में चले जाते हैं और मूल आवास की परिस्थितियों के सामान्य हो जाने पर वापस लौट आते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। साइबेरियन बर्ड्स जो मैंने कहा है ना, हमारे यहाँ देखो भरतपुर के अंदर भी आते हैं, केवलादेव में, राजस्थान में भी आते हैं, राजस्थान के भरतपुर राजस्थान में ही है, अजमेर में भी आते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ आना सागर है, वहाँ पे अभी बहुत आए हुए हैं पेलिकन बर्ड्स, ठीक है, तो काफ़ी आते हैं। चलिए, मजा आ जाता है उनको देख के, साइबेरियन क्रेन, हिमालय गिरी, तो एक दो एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हो। फिर है निलंबित करना, इसमें दो चीजें आएंगी, एक शीत निद्रा और ग्रीष्म। सस्पेंड हो जाते हैं भैया। सस्पेंड होना क्या होता है, कॉलेज से सस्पेंड कर दिया, मतलब कुछ दिन के लिए कॉलेज नहीं जाना है, तो ये कुछ दिन के लिए छुप जाएंगे। इनको लगेगा कि भाई हमारा गुजारा नहीं चलना इस टेम्परेचर पे, चाहे वो ज्यादा है कम हो, तो ये निंद्रा में चले जाते हैं। अब निंद्रा में चलने का मतलब क्या है, ये अपनी शारीरिक क्रियाओं को, उपापचयी क्रियाओं को कम कर देते हैं, अपनी सांस लेने की गति को। उपापचयी क्रियाएं क्या हो गई, सांस लेने की गति कम कर देंगे, पाचन कम कर देंगे, है ना, सारी चीजें, एक्टिविटी कम कर देंगे, मेटाबॉलिक। खाना भी नहीं खाते, भालू 6 महीने सो जाता है, मेंढक सिर्फ गर्मियों और सर्दियों में सोया रहता है, छिपकलियाँ छुपी हुई है कहीं, हीट लेने के लिए कभी कभी निकलती है वो, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है तो कभी आपको धूप में बैठी हुई मिलेगी छिपकली, धूप लेने के लिए कभी कभी निकलती है। निष्क्रिय अवस्था बनाकर रखते हैं भाई, निष्क्रिय कर देते हैं अपनी बॉडी को, ठीक है, सामना करने हेतु वह अपने अत्यधिक मंद प्रसुप्ति कर लेते हैं। जैसे कई बीजों में भी होता है, बीज डॉर्मेसी में चले जाता है। जैसे मान लो कोई फसल है, उसका बीज जो है वो सर्दी के सीजन में ही क्यों उग रहा है, गर्मियों के दिनों में वो प्रसुप्ति पे चला गया है। अब बीजों में हम क्या शीत निंद्रा और ग्रीष्म निंद्रा ऐसा शब्द यूज नहीं करते, हम प्रसुप्ति शब्द यूज कर लेते हैं, डॉर्मेसी पे चला जाता है, उपापचयी क्रियाओं को मंद कर देता है, ठीक है, ये देखो मंद कर देता है। जैसे शीत निष्क्रियता में जाना एक उदाहरण है भालू का। क्या है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो मेरी परिभाषा सुन लो बच्चों, वैसे नीचे आएगी, चलो नीचे ही बताऊंगी, वापस आएगी। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है, इसको कैसे लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने करवाया है वैसे तो, लेकिन जिन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं उनके लिए मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ कि इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे। अत्यधिक शीत अवस्था में जीवों द्वारा अपनी उपापचयी क्रियाओं को मंद करने की प्रक्रिया शीत निष्क्रियता कहलाती है। या अत्यधिक शीत परिस्थितियों से बचने के लिए, दूसरी भी सुन लो, अत्यधिक शीत परिस्थितियों से बचने के लिए जीवों द्वारा अपनी उपापचयी क्रियाओं को निष्क्रिय कर देना शीत निष्क्रियता या शीत निंद्रा कहलाती है। निंद्रा शब्द बोले तब भी यही आएगा। ऐसी ग्रीष्म की भी बना लो, ग्रीष्म से बचने के लिए करेंगे, गर्मी से बचने के लिए। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अच्छा इंग्लिश वाला वर्ड एक बार क्वेश्चन में आया हुआ है भाई, क्वेश्चन ऐसे ही आया था, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन को समझाओ। आधे बच्चे ढेर, मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं, ऐसा बोल रहे होंगे अपनी मैम को, मतलब मैं तो थी नहीं, तो उनको समझ नहीं आया कि ये इंग्लिश है। हाइबरनेशन मतलब शीत और एस्टिवेशन मतलब ग्रीष्म, ठीक है, अंतर पूछा हुआ था वहां पे। तो अंतर क्या है भाई, ये शीत में हो रहा है, ये गर्मी में हो रहा है, ठीक है। तो मैंने एक का लिख रखा है, बाकी का आप लिख देंगे, एग्जाम्पल आप लिख देंगे। शीत निंदा का एग्जाम्पल भालू दे देना और ग्रीष्म निंदा का एग्जाम्पल मेंढक दे देना। मछलियां भी करती हैं ऐसा, चिपकलियां भी करती हैं, सरीसृप भी करते हैं, ठीक है, स्नेल गोंगे। तो ये देख लो, शुष्क व गर्म परिस्थितियों का सामना निष्क्रिय अवस्था में रहकर करते हैं, छुप जाते हैं, सो जाते हैं। ये शीत निष्क्रियता खुद लिख लेंगे, परिभाषा मैंने बोल दी है। अब बात करते हैं हम अनुकूलन की, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है,
लॉन्ग क्वेश्चन। अनुकूलन क्या है? कुछ कार्यकी या व्यवहारिकी अनुकूलन को समझाइए, क्योंकि हमें दो कैटेगरी में अनुकूलन दे रखे हैं। एनसीईआरटी ने तो खिचड़ा बना रखा है। मैंने आपको बताया है कि कार्यकी और व्यवहारिकी अलग अलग टॉपिक है। अब पहले मेरी बात सुन लो, कार्यकी अनुकूलन और व्यवहारिकी अनुकूलन में क्या फर्क है। कार्यकी अनुकूलन होते हैं हमारी आंतरिक क्रियाओं से, फिजियोलॉजी जिसको कहते हैं। फिजियोलॉजी क्या होती है? शरीर की क्रियाएं अंदर चल रही हैं जो, वो सभी जीवों के लिए। व्यवहार मतलब हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, जैसे कि हम हमारे अंदर बाहरी रूप से क्या चेंज कर पा रहे हैं। जैसे हमारी बात करें तो हम सर्दी में क्या करते हैं? स्वेटर ओढ़ लेते हैं, ये हमारा व्यवहारिक अनुकूलन है। तो कार्यकी मतलब हमारे अंदर की प्रक्रियाओं में, हमारे अंदर जो जैव प्रक्रियाएं हो रही हैं उनमें क्या चेंज कर रहे हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, शीत निद्रा में जाते हैं तो अंदर की उपापचयी क्रियाओं को मंद कर देते हैं, ये तो हो गया कार्यकी। व्यवहार गति क्या हो गया भाई? शारीरिक रूप से, जैसे कि भालू के शरीर पे बहुत घने घने बाल होते हैं सर्दी से बचाने के लिए, स्किन का कलर जो है सफेद होता है, इस तरह से जो भी है। अनुकूलन की परिभाषा तो दिख ही रही है आपको। ये भाई मैं बोल रही हूँ अभी आने का बड़ा चांस है, कई बार आ चुका है, स्पेशली यूपी, बिहार और राजस्थान वाले बच्चे संभल के। आरबीएससी, एमपी में का पता नहीं, एमपी का पेपर ही बहुत इजी था। मॉडल पेपर सॉल्व किया था आपने एमपी का? गजब का पेपर, मस्त वाला एकदम। अधिक ताप व जल की कमी अनुकूलन। अगर मान लो आप ऐसी जगहों पे रह रहे हो जहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा है, और तापमान ज्यादा है तो ऑब्वियसली पानी कम है, तो वहां पे आप क्या अनुकूलन करोगे। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था, मैम क्वेश्चन का क्रॉप करके भेजा है, मरुस्थलीय पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलन बताओ। तो भाई आपको ऐसे स्पेशली नहीं दे रखा है कि मरुस्थलीय पादप क्या करते हैं, लेकिन आपको बीच के अंदर अभी आएगा देखना मरुस्थलीय पादप। अब इसी सवाल को ऐसे पूछ ले कि अधिक ताप में पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन बताओ। तो जीव शब्द आया तो उसमें पादप के भी लिखने हैं और जंतुओं के भी लिखने हैं। तो पहला तो यहां से शुरू हो गया है भाई कारनामा क्वेश्चन। अनुकूलन बताना है, क्या करते हैं, जैसे कंगारू चूहा है ना, कंगारू रैट है, ये क्या करता है, ये पानी की कमी होती है, रेगिस्तान में रहता है, तो ये क्या करता है, आंतरिक वसा में, जैसे वो ऊंट का सुना है आपने, ऊंट अपनी कुबड़ में क्या करके रखता है, वसा स्टोर करके रखता है, ऐसे ये भी अपने अंदर वसा फैट स्टोर करके रखता है। फिर जब पानी की कमी होती है, इसको पानी नहीं मिलता कई दिनों तक, और ऊंट को भी नहीं मिलता, तो ये क्या करते हैं, अपनी वसा को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं। उसका पाचन से जो पानी निकलता है उससे वो शरीर की क्रियाएं पूर्ति करते हैं। अब ऐसा नहीं जो पानी आता है वो उनके मुंह में आता है, शरीर में ही, भाई पानी किस लिए चाहिए, शरीर की क्रियाओं के, तो वो पानी वहां पे यूज आ जाता है। तो ऐसा ये भी करता है। दूसरा, पानी बचाने के लिए क्या करोगे, यूरिन कम करोगे और हाइपरटोनिक करोगे, अति सांद्र मूत्र निकालोगे। तो भाई ये क्या करता है, ऑक्सीकरण करके अपनी जल को उपापचय के रूप में यूज कर लेगा। चूहा जो होता है वह मूत्र अत्यधिक सांद्र करता है, ठीक है। ध्रुवीय कम ताप वाले, ये तो हो गए जो रेगिस्तान में रह रहे हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। कम वाले क्या करते हैं, जैसे ध्रुवीय भालू है, नीचे इनके क्या होती है, वसा की, फैट की मोटी लेयर होती है। भाई क्वेश्चन को सुन लेना, बहुत तरीके से आता है। अनुकूलन क्या है, कुछ उदाहरण दीजिए। रेगिस्तान में रहने वाले जीवों के अनुकूलन बताइए। जीवों में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं समझाइए। जीवों के व्यवहारगत अनुकूलन को समझाइए, कार्य के अनुकूलन को समझाइए, पौधों में पाए जाने वाले मरुद्भिद अनुकूलन को समझाइए। सबके आंसर्स यही है, सब पढ़ा है हमने, बस टुकड़ों टुकड़ों में पूछा हुआ है उसको अलग अलग तरह से। फिर क्या करते हैं, जो ठंडे इलाकों में कुछ जीव रहते हैं उनके आपने देखा होगा कान बड़े ही लंबे होते हैं। देखो एक फोटो दे रखा, कान लंबे होंगे, है ना, लंबे पैर होते हैं। क्यों होते हैं, हीट निकलती रहती है इनसे, ताकि बॉडी टेम्परेचर और बाहर जो है हीट मेंटेन रहे। बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट को वो कंट्रोल कर सकें, है ना, इसलिए क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो गर्मी वाले हैं उनमें तो बड़े होंगे और जो सर्दी वाले हैं उनके छोटे होंगे। देखो इसके छोटे हैं। और आप हाथी देख लो, अपने कान ऐसे 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 हिलाता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, हीट रिलीज करता है वहाँ से। तो इसको बोलते हैं एलन का नियम। इस पे क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, लेकिन नीट में आया हुआ है, मतलब बोर्ड में नहीं पूछा, लेकिन ध्यान रखिए क्या है एलन का नियम, कि जो जंतु पाए जाते हैं सर्दी वाले उनके बाहरी कर्ण छोटे होते हैं। और इसका उल्टा भी लिख सकते हो, जो गर्मी में पाए जाते हैं उनके बाहरी कर्ण
बड़े होते हैं और ये एलन का नियम कहलाता है, हीट रिलीज करने के लिए। हाथी का तापमान मेंटेन करने के लिए ये आ गया, कान बड़े होते हैं। ठीक है, अब पौधों के लिए, ये पौधों वाले आ गए, वो जीवों के मिक्स थे। अब उसमें से आपको अलग कोई पूछ ले तो आप अलग लिखोगे। पौधों में क्या है, तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे मरुद्भिद पौधों की। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, बिहार वाले बच्चों पे आया हुआ है भाई। मरुद्भिद पौधों के कार्य की अनुकूलन बताओ, यही लिखना है उसमें। ठीक है, सबसे पहला इनकी बाहरी त्वचा पे मोटी क्यूटिकल की लेयर होती है। क्यूटिकल क्या होता है, मोम जैसा पदार्थ होता है, क्लास 11th। ठीक है, जो क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। पानी की कमी है भाई रेगिस्तान में, पानी वेस्ट नहीं करना वाष्पोत्सर्जन के अंदर। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्यूटिकल की लेयर होती है। वाष्पोत्सर्जन में जल की हानि बचाने के लिए इनके जो रंध्र होते हैं वो कैसे होते हैं, इस पे MCQ किया हुआ है हमने। इनके जो रंध्र होते हैं वो गड्ढे में होते हैं। ये पत्ती की सतह है, अब पत्ती की सतह पे एक ऐसा गड्ढा है और उसके अंदर रंध्र है ऐसा, इसको बोलते हैं गर्त रंध्र, है ना। सनकन स्टोमेटा कहते हैं इसको, सनकन स्टोमेटा। साथ ही ये रंध्र दिन में खुलते भी कम है, क्योंकि दिन में सनलाइट होती है ना, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा रहेगा, रात में खुलते हैं। ठीक है, ये एपिडर्मिस की बहुत बड़ी लेयर होती है। एपिडर्मिस क्या होती है, पत्ती की जो ऊपर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो इनमें एपिडर्मिस एक से ज्यादा परतों की होती है, वही बचाना है भाई, वाष्पोत्सर्जन से बचाना है सबको। दूसरा, नागफनी में क्या होता है, जैसे मरुद्भिद पादप है नागफनी भी, ये मरुद्भिद पादप पे क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, इसलिए इसको अच्छे से देख ले। सारे मिक्स करके लिखने हैं आपको अलग अलग भाई, ये सब मरुद्भिद के ही क्या है, रूपांतरण लिख रहे हैं। नागफनी में क्या होता है, ये जो आपको कांटे दिखते हैं, नागफनी मतलब कैक्टस, ओपेंशिया भी कहते हैं जिसको, है ना, ओपेंशिया। कैक्टस और ओपेंशिया अलग होते हैं, वैसे दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन ठीक है, आपको जो नहीं समझ रहा है उसके लिए सेम ही है। इसमें क्या होता है, पत्तियां जो है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। क्यों भाई, वाष्पोत्सर्जन नहीं करना, पत्ती चौड़ी रहती है, रंध्र रहते हैं, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, हमने कांटे बना दिए उसके। लेकिन अब फोटोसिंथेसिस तो करना है, फोटोसिंथेसिस तो पत्तियां ही करती है, तो इसका तना बड़ा होशियार निकलता है, वो अपने आप को चौड़ा कर लेता है। तो जो चौड़ा चौड़ा आपको दिख रहा है ये इसका तना है, पत्ती नहीं है, पत्तियां तो कांटे बन गई है। ठीक है, तो तने में तो रंध्र होते नहीं है, तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, कांटों में रूपांतरित हो गई है। मासल पौधे होते हैं, उनके उपापचय पथ, ये थोड़ा सा 11th का चैप्टर है कि इनमें क्या पाया जाता है, कैम साइकिल पाया जाता है। कैम साइकिल कुछ नहीं, छोटा मैं आपको एक आइडिया बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, रात में रंध्र खुलते हैं, तो जो दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है ना, उसका आधा काम तो ये दिन में कर लेते हैं, जो जिसमें रंध्रों की या गैस की जरूरत नहीं होती, CO2 की जरूरत नहीं होती। प्रकाश वाली क्रिया दिन में शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उसके लिए रंध्र खोलने नहीं पड़ते। और CO2 चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो उसके लिए रात को रंध्र खोलते हैं और रात को CO2 लेते हैं, फिर टुकड़ों टुकड़ों में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कैम साइकिल। तो इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो रात में खुलते हैं। ये इतना आपको लिखना है, इसको और जितना बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो। और बताओ, अगर लॉन्ग में आता है, मरुद्भिद पादपों की जड़ें बहुत गहराई में होती है, क्योंकि भाई उनको नीचे से पानी खींचना है, रेगिस्तान के अंदर पानी ऊपर ऊपर तो है नहीं, बहुत डीप में होता है, तो इनकी जड़ें बहुत गहरी और लंबी होती है ताकि पानी तक पहुंच पाए। ठीक है, जीवों के बारे में पूछ ले, आपको पूछ ले मरुद्भिद जंतुओं के लक्षण बताओ, तो एक तो बता सकते हो, हमने भी देखा कंगारू रैट रेगिस्तान में रहता है। ऊंट के बारे में लिख दो, गद्दीदार पैर रहते हैं, है ना, वसा स्टोर करके रखता है। चूहे के बारे में लिख दो, यूरिन जो है वो अति सांद्र करेगा। ठीक है, और दिन के समय ये बिलों में छुप जाते हैं, रात को निकलते हैं। ये सब अनुकूलन है बच्चों, थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया लगाना है बस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कार्य की अनुकूलनों की, फिजियोलॉजिकल, जो क्रियाओं से रिलेटेड होते हैं हमारी, उसमें हमें क्या करना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लेंगे कि भाई कार्य की अनुकूलन क्या है, पर्यावरण परिस्थितियों के प्रति अनुक्रिया है। तो सबसे पहला इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये लो, तुंगता बीमारी या माउंटेन सिकनेस किसे कहते हैं और ये क्यों होता है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखें। तुंगता बीमारी क्या है, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो बहुत हाइट पे जाने के बाद आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। क्यों हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो गई ऊपर, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ऑक्सीजन कम होती जाती है, दाब बढ़ता जाता है, आपके कान बंद हो जाते हैं।
तो अब क्या होता है, इसे बोलते हैं तुंगता बीमारी। अब इससे कई लोगों को उल्टियाँ आती हैं, है ना, हाइट पे जाते हैं कई लोग तो मछली का मतलब होता है उल्टी आना, उल्टी आती है, बेहोशी आती है, चक्कर आते हैं, वीकनेस आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसको कहते हैं तुंगता बीमारी या माउंटेन सिकनेस, क्योंकि आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है उसको, कोशिका को। अब ये टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम के लिए होती है। आप अगर वापस नीचे आ जाएंगे तो आप वापस सही हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप 5, 7, 10 दिन वहां पे रह लिए तो आपकी शरीर उसके अनुकूलित हो जाता है। अब अनुकूलित होगा कैसे भाई, आप नीचे आ गए तब तो ठीक है, लेकिन आप 8-10 दिन अगर पहाड़ पे रह लिए तो आपको ये टेम्परेरी हो रहा है, 1-2 दिन होगा फिर आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी कार्य की अनुकूलन कर लेगी, फिजियोलॉजिकल चेंज कर लेगी अपने अंदर। क्या कार्य की अनुकूलन करेगी, सुनो। सबसे पहले तो आपकी श्वसन दर बढ़ जाएगी, है ना, आपको भाई ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब बाहर ऑक्सीजन कम है तो आप अपनी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा लोगे कि चलो नॉर्मली हम कितनी बार श्वसन करते हैं, 15 से 20 बार हमारी रेस्पिरेटरी रेट होती है, उससे बढ़ जाएगी, 25 हो जाएगी। आरबीसी की संख्या में बड़ी वृद्धि हो जाएगी, रक्त कोशिकाएं उत्पादन बढ़ जाएगा, श्वसन दर बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की शीघ्र पूर्ति, हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा और वैसे भी ज्यादा होता है, इस पर नीट पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। पहाड़ी प्रदेशों में हीमोग्लोबिन ज्यादा क्यों है, क्योंकि वही वहाँ ऑक्सीजन कम है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर ऑक्सीजन लेनी है तो हीमोग्लोबिन बढ़ाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके वो, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो ये है हमारे कार्य की अनुकूलन। और क्यों किए हमने, तो इस पे क्वेश्चन आया है कि पहाड़ी तुंगता क्या है, और इससे पहाड़ी तुंगता क्या है तो वो बता दोगे, इससे हमारा शरीर कैसे निपट रहा है, इस तरह से। और ये टेम्परेरी है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एक्लीमेटाइज कह रहे हैं। ये प्रतिदशानुकूलन है, बीमारी के लक्षण समाप्त हो जाएंगे कुछ दिन बाद अगर आप वहां रह लोगे, क्योंकि हमारे अंदर कार्य के अनुकूल। क्या क्या इससे होता है भाई, मछली आती है, सिर दर्द होगा, हृदय स्पंदन में वृद्धि हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ये सारी चीजें होंगी। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है, अगर 2 या 3 नंबर में, 2 नंबर में आता है तो भी लिखना है, काफी है इतना, ठीक है। अब सभी कार्य की अनुकूलन जो है, मनुष्य का ताप जैसे आपको पता ही है 37 डिग्री होता है, तो हमारी सारी क्रियाएं इसी टेम्परेचर पे होती है, हमारे एंजाइम इसी पे काम करते हैं। अगर इससे ज्यादा या कम टेम्परेचर होता है तो हमारे एंजाइम क्या होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं, टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे और फिर क्रियाएं बंद हो जाएंगी। तो हमें इसके लिए इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जैसे कि फेमस थर्मस इक्वेटिकस है, जो आर्की बैक्टीरिया है, वो तो भाई 100 डिग्री के बॉइलिंग टेम्परेचर पे भी मस्त घूम रहे होते हैं, तो वो उनका अनुकूलन है। क्या अनुकूलन है उनमें, तो उनकी जो सेल वॉल होती है, मैंने आपको बताया, उस पर अलग अलग प्रकार के स्पेशल प्रोटीन पाए जाते हैं जो उनको 100 डिग्री के टेम्परेचर पे भी मेंटेन करके रखते हैं। जैसे मैंने आपको एस प्रोटीन का नाम बताया था, ऐसे ही उनकी जो सेल वॉल होती है वो नैग और नैम की बनी होती है। अब ये नैग और नेम क्या है, ये नाग वो वाला नाग नहीं है जिसको आप नाग समझते हो, ये नैग और नैम है। ये है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन और ये है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इनकी बनी होती है। तो ये इनको बाहरी जितने भी एक्सट्रीम चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि ये जहाँ पे भी 100 डिग्री में रह रहे हैं, या कुछ ऐसे भी है जो -, डिग्री के टेम्परेचर में भी रहते हैं, तो इन चीज़ों से रक्षा करती है, स्पेशली एस प्रोटीन, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो, ये बैक्टीरिया का अनुकूलन है अपना। मछलियों की बात करें, कुछ मछलियां भाई ठंडे पानी में भी रह पा रही है, क्यों, क्योंकि उनमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग। हिंदी में बोलना चाहते हो तो प्रतिहिमकारी, लेकिन इंग्लिश वाला याद रखें क्योंकि एंटी फ्रीजिंग ज्यादा फेमस है प्रतिहिमकरण से। वैसे प्रतिहिमकरण को एंटी फ्रीजिंग, सिमिलर सा ये भी, प्रति को एंटी बोलते हैं ना, हिमकरण से फ्रीजिंग आ गया, तो एंटी फ्रीजिंग पाए जाते हैं, जैसे ग्लिसरोल है, एंटी फ्रीजिंग है। इनमें कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो इनके खून को जमने नहीं देते, तो ये बर्फ के नीचे भी रह पाती हैं। ऊपर बर्फ जल रही है, नीचे माइनस के अंदर टेम्परेचर चल रहा है, मछली आराम से घूम रही है, ठीक है। हम नहीं घूम पाएंगे, चले मत जाना गलती से। अनेक प्रकार की, क्योंकि हम में एंटी फ्रीजिंग नहीं है। समुद्री अकशेरुकी जंती, वो मछलियां जो है वो क्या करती है, महासागरों में गहराई पर रहती है, ठीक है। गहराई पर रहने वाली है, आपने देखा वो बायोल्यूमिनेंसी भी मैंने आपको बताया, जो गहरे पानी में रह रहे हैं उन्होंने खुद की अपनी लाइट बना रखी है, बायोल्यूमिनेंसी से काम चलाएंगे हम, तो वो भी एक अनुकूलन है। अब है व्यवहारगत, व्यवहार में क्या क्या रहे, वो कैसे थे,
कार्य थे, मतलब शरीर की क्रियाओं में। व्यवहार वाले जो है वो कौन से हैं भाई, परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने व्यवहार में कुछ अनुकूलन कर देते हैं, जैसे अपना बिहेवियर चेंज कर देंगे। वही शीत निंद्रा ग्रीष्म निंद्रा इसमें लिखना है भाई, शीत निष्क्रियता इसके अंदर आएगा, निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं है, शरीर की क्रियाएं है इसमें, एक तो है ही उपापचयी क्रियाएं, लेकिन व्यवहार में भी है ना। सो गए भाई, सोना व्यवहार ही तो है, बिहेवियर ही है। निंद्रा में चले गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं। कार्य की और व्यवहारगत दोनों प्रकार का है, लेकिन इसमें भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ मगरमच्छ आपने देखा होगा धूप सेकते रहते हैं ऐसे, है ना, पानी के बाहर आके। क्यों? क्योंकि वो सरीसृप है, उनका भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, तो वो धूप लेने आते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सही रहे, हीट मिलती रहे। ऐसे चिपकलियाँ मैंने कहा अभी सर्दी में नहीं दिखेगी, लेकिन एक दो अगर आपको दिखेगी तो धूप सेकती हुई कहीं मिल जाएंगी, वैसे तो दिखेगी ही नहीं, छुपी हुई है, सो गई है बेचारी। तो चिपकलियाँ वगैरह क्या करती हैं, अगर बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर हो गया है, उनको लग रहा है नहीं भाई बाहर के और शरीर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर आके धूप में बैठ जाती है, थोड़ी हीट अब्जॉर्ब कर लेती है, फिर वापस घुस जाती है। ठीक है, ऐसा भी करती है। तो ये सारे क्या हैं, व्यवहार। वही दिनचरी रात्रिचर, भाई व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, दिन में नहीं निकल रहे, रात में निकलेंगे शिकार पे, है ना, कीड़े मकोड़े मारने के लिए। कुछ पुष्प है जो रात्रि में खिलते हैं, धतूरा, धतूरा देखा कभी शाम को खिलता है, अगर किसी के आसपास धतूरा है तो दिन में नहीं खिलता, शाम को उसका फूल खिलना शुरू होता है। नेक्स्ट है सम्मिष्टि वृद्धि। अब वृद्धि पे मॉडल पूछे हुए, वृद्धि मॉडल दो प्रकार के हैं, एक चरघातांकी और एक लॉग। इस पे भी क्वेश्चन आया है लॉग वाला। मैंने पहले ही कह दिया कि अगर 4 चैप्टर को हम कंपेयर कर रहे हो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं पे ऐसे आए हुए हैं। पीछे वाले चैप्टर में इतने नहीं आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही आए हैं, लेकिन इस पे बहुत, मतलब आपने देखा काफी क्वेश्चंस बने हुए हैं। वृद्धि पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब साल में, इतने सालों में एक बार या 2 बार, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 प्रकार की वृद्धि हमें देखने को मिलती है। हमेशा जीवन या पॉपुलेशन जो होती है समष्टि, वो एक जैसी नहीं रहती, कुछ जीव मर भी जाते हैं, कुछ नए जन्म ले लेते हैं। तो पॉपुलेशन की संख्या घटती बढ़ती भी रह सकती है, या इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा वहाँ पे नहीं जाए, सबकी बात कर रहे हैं हम कॉमनली कि वृद्धि कैसे होती है। तो पॉपुलेशन एक जैसी नहीं रहती, कभी बढ़ भी रही है, कभी घट भी रही है। तो इस हिसाब से हमें वृद्धि को घटते बढ़ते कैसे रहती है इसके बारे में हमें देखना है। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट हमें ध्यान रखने। कौन निर्धारित करता है या कारक क्या है, वृद्धि समष्टि के कारक कौन कौन से, फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन और उत्प्रवासन। आप्रवासन का आ मतलब आना, कोई नया आता है। उत्प्रवासन मतलब वहां से जा रहा है, तो वो उत्प्रवासन कहलाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। क्या होगा, ये हमारी समष्टि का घनत्व है। क्या होता है घनत्व? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले प्रति 1000 व्यक्तियों पे जो बढ़ रही है जनसंख्या, या किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जनसंख्या की संख्या को हम क्या कह रहे हैं, जीवों की संख्या को, उसका घनत्व कह रहे हैं। ठीक है, इकाई क्षेत्र में, इकाई क्षेत्र शब्द ध्यान रखें। अब ये समष्टि का घनत्व है, ये कैसे चेंज हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति जन्म लेगा तो समष्टि बढ़ जाएगी, सिंपल सा है ना, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर कोई यहाँ पे आ रहा है, इमाइग्रेशन हो रहा है, तो भाई क्या हो जाएगा, समष्टि बढ़ जाएगी। अगर कोई जा रहा है, ई माइग्रेशन हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, समष्टि में कमी हो जाएगी, संख्या कम हो जाएगी। मृत्यु हो रही है तो कमी हो जाएगी। तो यही चीजें हैं, इसमें यही समझना है, ये डायग्राम बनाना है और लिखना है। अब यहाँ पे कुछ वृद्धि के बारे में दे रखा है कि ये जो वृद्धि घनत्व है वो कैसे होता है। तो बी का मतलब बर्थ रेट है, जन्म दर। आई का मतलब क्या होता है, आप्रवासन। ठीक है, चीजें आ रही हैं, तो जब जन्म लेगा और कोई आएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमेशा क्या होगी, घनत्व बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डेथ हो रही है और कोई जा रहा है तो क्या हो जाएगी, वृद्धि दर कम हो जाएगी। ठीक है, जनसंख्या कम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आप चीजें क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ये फॉर्मूला नहीं पूछा है, लेकिन बस एक बार माइंड में रखें। वृद्धि मॉडल देखना है हमें, कौन कौन से वृद्धि मॉडल है, 2 है हमारे पास। एक तो है चरघातांकी और एक है लॉग वृद्धि, जिसको हम सिग्मोइड वक्र भी कहते हैं। ठीक है, चरघातांकी में क्या होता है,
काल्पनिक दुनिया की जहां मैंने बात की थी, मैंने कहा था ऐसी वृद्धि जिसमें असीमितता है, मतलब सिर्फ बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, जन्म ही होता जा रहा है, मृत्यु हो ही नहीं रही, और जहां पे असीमित प्राकृतिक संसाधन है, जो कि ऐसा होता नहीं है ना। प्राकृतिक संसाधन कभी ना कभी आपको क्या कर देंगे, हाथ जोड़ देंगे कि बहुत हो गया भाई, कहां बढ़े जा रहा है। तो ये काल्पनिक वृद्धि बोल सकते हो। ऐसी वृद्धि सीजनल चीजों में देखी जाती है, जैसे कीट है, आज लाइट जली है तो कीटों की भरमार आ रखी है, लेकिन भाई एक ही दिन के लिए है, अगले दिन ये सब नीचे जाने वाले हैं, ठीक है। तो कीटों की ये वृद्धि कैसी है, चरघातांकी है, ठीक है। कौन सी है, चरघातांकी या एक्सपोनेंशियल। तो इसमें एक तो ये शब्द ध्यान रखना है, ये अबाधित वृद्धि होती है, और दूसरा इसमें प्राकृतिक संसाधन असीमित होते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, बढ़े जा रहे हैं बस, ठीक है। नैसर्गिक क्षमता होती है, और इसमें क्या हो जाता है, वृद्धि बढ़ती जाती है। इसको आर से डिनोट करते हैं, और इसका एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, बी मतलब वही जन्म दर और मृत्यु दर इंटू एन, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, चरघातांकी वृद्धि का है। यही सब क्या है, dn/dt तो वृद्धि दर है, बी जन्म मृत्यु, और ये क्या है, एन वृद्धि में कमी या जो भी ज्यादा हो रहा है, जो भी पहले वाली पॉपुलेशन है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर प्राकृतिक वृद्धि में नैसर्गिक दर है, ठीक है, जो हम कह रहे हैं असीमित है, कोई कंट्रोल ही नहीं है, बढ़े जा रहा है। अब है लॉग या लैग अवस्था। इसमें दो अवस्थाएं, इसका ग्राफ कैसा होता है वैसे नीचे आने वाला है, लेकिन मैं बता देती हूं, ऐसा हमेशा बढ़ रही है ऐसे, या मैं थोड़ा सा और डिफरेंट बनाऊं तो आप ऐसा भी बना सकते हो, हमेशा बढ़ता है, इसमें ऐसे बढ़ रहा है, भी बढ़ता जाएगा, या ऐसा भी बना सकते हो सीधा वाला, ठीक है। हमेशा बढ़ रही है, कमी नहीं हो रही कभी भी, सिर्फ बढ़े जा रहा है। इसमें सबसे पहली अवस्था जो होती है वो लैग फेज होती है, जैसे यहां तक की जो फेज है, इसमें क्या हो रहा है, थोड़ी वृद्धि धीमी है, आप देख रहे हो अभी बढ़ना शुरू हुआ है, तो भाई वृद्धि धीमी होती है और ये अनुकूल परिस्थितियों का परिचालक होती है। उसके बाद आती है घातांकी, जिसको जनरली हम चरघातांकी, इसमें वृद्धि खतरनाक तरीके से हो रही है ना, बिल्कुल बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संसाधन जो है वो कैसे है, असीमित है। उदाहरण क्या है इसमें, बरसात के कीटों का बढ़ना, पहले ही एग्जांपल दे दिया। तो इसमें दो ही फेज है, एक तो है मेन लैग फेज जिसमें धीमी वृद्धि है, उसके बाद बढ़ रही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, चरघातांकी वृद्धि का आपको ध्यान रखना है, NT/N0ERT। किसकी क्या चीज है ये आपको ध्यान रखना है, R क्या है, N क्या है, N0 क्या है, और E क्या है। E क्या है, लॉग। इसमें हमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे इसको रटना है, हाँ रटना है, ठीक है। चरघातांकी का फॉर्मूला और अभी लॉग आएगी उसका फॉर्मूला, दोनों का याद रखना है, और इससे पहले दो फॉर्मूले, ठीक है। किसमें क्या है बस ये ध्यान रखना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, सिर्फ जैसे है वैसे ही लड़ना है, आपको इसको याद करना है। लॉग वृद्धि किसे कहते हैं, ये हमारी वास्तविक वृद्धि है, कि वृद्धि हमेशा बढ़ती ही नहीं रहती भाई, पहले धीमी रहती है, फिर थोड़ी सी तेज होगी, फिर एक ऐसा समय आएगा जब प्राकृतिक संसाधन कम हो जाएंगे, यानी के फैक्टर आ जाएगा इसमें, है ना। प्राकृतिक संसाधनों की सीमितताएं आ जाती हैं तो वृद्धि अपने आप कम हो जाती है। हम ऐसा नहीं है जिंदगी भर बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते बढ़ते, एक ऐसा फेज आता है जब हम बहुत जल्दी बढ़ते हैं, जैसे बचपन में, फिर थोड़ा सा और स्पीड से बढ़ते हैं वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था आती है, फिर अब हमारी वृद्धि रुक गई है, पहले धीमी हो गई और फिर रुक जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे अभाव रहता है, यहाँ पे क्या होंगे, वृद्धि का अभाव रहेगा, पर्यावरण के प्रति अनुकूलन रहता है। इसमें 3-4 फेज है। सबसे पहली लैग फेज, लैग फेज में वही वृद्धि धीमी रहेगी। त्वरित फेज, त्वरित से तीव्र याद कर लो भाई, बहुत जल्दी होगा, इसमें धीमी होती है लेकिन बाद में घातांकी रूप से बढ़ती है। इसमें एस का ग्राफ बनता है, इसको एस या सिग्मोइड वृद्धि भी कहते हैं, सिग्मोइड वृद्धि भी कहते हैं इसको, लॉग वाली को। इसमें ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा। सबसे पहले आएगी लैग फेज, ये रही लैग जो मैं अब येलो से बना रही हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो एकदम से बढ़ रहा है, तो ये मैं ग्रीन से बना रही हूँ, ये एकदम से बढ़ गया। उसके बाद मंद हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो इसमें 3-4 भाग रहते हैं, एस जैसा शेप होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये एस शेप की होती है, बिल्कुल एस तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा एस है। फिर है मंदन फेज, इसमें क्या हो जाएगा, प्राकृतिक कारक जो आ जाएंगे, लिमिट आ जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, हमारी जो वृद्धि दर है वो कम हो जाएगी, इस पे आने के चांसेस हैं।
चरघातांकी, इसमें वही छोटे वाले बहुत आए हैं और फॉर्मूला पूछ लिया है या फिर ये पूछ लिया कि कौन कौन सी स्टेज होती है, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। अब एक समय के बाद देखो ये धीमी हुई, धीमी के बाद अब कैसी हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, ये स्थिर हो गई। तो 4 फेज है, लैग, त्वरित, मंदन और स्थिर। अब ये वेस्टुलहल पर्ल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा नीट के हिसाब से बताया था, तो आप देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों के स्पेशली फॉर्मूले में अंतर ध्यान रखें। यहाँ पे के फैक्टर आ गया है, ये के फैक्टर क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन में सीमितताएं हैं, ठीक है। धारण क्षमता है, ये धारण क्षमता क्या होती है, प्रकृति की भी वही एक हैसियत है आपको सहन करने की। प्रकृति आपको कितना सहन कर सकती है, कितना धारण कर सकती है, कितना दे सकती है, वो है ये की एक लिमिट आ जाएगी। भाई आप यूज करे जा रहे हो, जैसे आजकल हम सब बचाने में लगे हुए हैं, हम कह रहे हैं हम लकड़ियां काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। भाई एक लिमिट के बाद लकड़ियां खत्म भी तो होंगी, पेड़ खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे। तो प्रकृति भी हाथ जोड़ेगी कभी ना कभी, कह देगी बहुत वृद्धि कर ली, नुकसान किए जा रहे हो, बंद करो। तो वृद्धि रुक जाती है कुछ सीमित के बाद, कुछ स्टेज के बाद। ये रहा एनसीईआरटी का ग्राफ, ये रही आपकी चरघातांकी और ये रही आपकी एस वाली लॉग, ठीक है। अब है जीवन वृत्त विभिन्नताएं, ये कुछ नहीं है, इस पर भी क्वेश्चन कभी नहीं आया हुआ, लेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। डार्विन ने क्या कहा था कि कोई भी जीव में हम ये कह रहे हैं वृद्धि हो रही है और कमी हो रही है, ये उसकी फिटनेस पे निर्भर करता है, जिसको डार्विन फिटनेस कहते हैं। उसकी लैंगिक क्षमता पे निर्भर करता है कि हर चीज ऐसा नहीं कि कोई भी है वो जनन करता ही रहेगा। एक समय के बाद उसकी जननिक फिटनेस, जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, वो कम हो जाती है और उसकी प्रजनन दर कम हो जाती है। बस इतना ही कहना है इसको इसके अंदर। तो उसकी जननिक योग्यता डिपेंड करती है कि वो कितनी बढ़ेगी। किसी की जननिक योग्यता, रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा वृद्धि करेगा। जैसे मच्छर मक्खी बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, इंसान इतनी जल्दी नहीं करते। भाई आपका प्रेगनेंसी काल भी तो बहुत है, आप 25 साल के हो गए तब आप जनन करना, मतलब 25 साल तो ज़्यादा बोल दिया, 18 साल के हो गए तब जनन करना शुरू हो रहे। 18 साल तक तो आप कोई रिप्रोडक्शन कर ही नहीं रहे। लेकिन मच्छर मक्खी की तो आयु ही कम होती है, अभी पैदा हुए कल जनन कर लिया, रिप्रोडक्शन अंडे देना शुरू कर दिए। तो फिटनेस पे डिपेंड करता है, बस इतनी सी बात इसके अंदर समझनी है। और आर इसके अंदर एक प्रतिरोधी है। सबसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग में आया हुआ है, शॉर्ट में आया हुआ है, एमसीक्यू में आया हुआ है और सभी बोर्ड में आया हुआ है। भाई कोई भी नहीं छूटा हुआ इससे, कोई भी नहीं। चाहे तो शॉर्ट टॉपिक में एक को दे दिया, चाहे सबको दिया है, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आया हुआ है। अब ये टेबल याद कर लो, कहानी खत्म करो, कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये टेबल याद करनी है, इनका एक दो जितने भी एग्जाम्पल है वो याद करने हैं। अभी मैं लिखवा भी दूंगी, मतलब लिखे हुए भी एग्जाम्पल, लेकिन एक बार हम इसको शॉर्ट में कर देते हैं। इस पे भाई ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। सहोपकारिता में होता है 4 ऑप्शन, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हमने एमसीक्यू में किए। क्या होता है सहोपकारिता में, तो देखो यहाँ पे जाति ए है, यहाँ पे जाति बी है। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे ये सुनो। सहोपकारिता क्या है, जब 2 जातियों में से जीवन का, या थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहते हो, वह क्या बोल रहा है भाई, वह पारिस्थितिकी सम्मिष्टि संबंध या क्रिया जिसमें दोनों जातियों को लाभ प्राप्त होता है, वह सहोपकारिता कहलाता है। सबकी परिभाषा सेम सी ही रखनी है, बस एक में। अब जैसे इसकी लिखनी है तो इसमें क्या लिख दोगे, परभक्षण क्या है, सम्मिष्टि के अंदर वह पारिस्थितिकी संबंध जिसमें एक जाति को फायदा, प्लस का मतलब फायदा, लाभ, व दूसरी को नुकसान या हानि होती है, परभक्षण कहलाता है। इसी तरह सारी परिभाषाएं बनानी है और उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। इस टेबल को बस छाप लो। सहोपकारिता में क्या होता है, मैंने इसको तोड़ के भी बताया था। सहोपकारिता, उपकार का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ देना, लेकिन यहाँ पे सह शब्द लग गया है। सह मतलब साथ साथ उपकार, मतलब एक दूसरे पे उपकार कर रहे हैं, मतलब इसको भी फायदा हो रहा है, इसको भी फायदा हो रहा है। फिर है स्पर्धा, कंपटीशन। मैंने आपको बताया था कंपटीशन में कभी किसी को फायदा नहीं होता। भाई 2 जने लड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही। इसको वो वाला कंपटीशन मत समझो एग्जाम वाला, लेकिन मान लो कोई 2 जने लड़ रहे हैं तो भाई इसको भी चोट लगेगी, इसको भी चोट लगेगी। भले ही जीते हारे वो अलग मैटर, लेकिन नुकसान दोनों को हो रहा है। तो स्पर्धा में नुकसान दोनों को होता है। दूसरा, परभक्षण में
परभक्षण, किसी को खा रहा है, परभक्षण, पर का मतलब दूसरा, भक्षण का मतलब खाना, मतलब किसी को खाना। तो अब जो खा रहा है उसको तो फायदा हो रहा है, जो नहीं खा रहा है, जो खाया जा रहा है उसको तो नुकसान ही हो रहा है ना। तो ऐसे टुकड़े कर करके याद करो। परभक्षण में क्या होता है, एक को फायदा होता है, एक को नुकसान। परजीविता, इसमें भी सेम है। परजीविता में क्या होता है, परजीविता मतलब दूसरों पे जिंदा है, डिपेंडेंट है, वो आपके ऊपर जो जुए रह रही है, तो जुओं को तो बल्ले बल्ले हो रखी है, खून चूसने को मिल रहा है, आपका खून जल रहा है। मच्छर बल्ले बल्ले हो रखी है, खून चूस रहा है, ठीक है। तो इसमें भी एक को फायदा एक को नुकसान होता है, ठीक है। और सहभोजिता, साथ साथ खाना खाना। अब इसमें क्या होता है, इसमें साथ साथ खाना खा रहा है, इसको मैंने कैसे याद करा था कि हम साथ साथ खाना खा रहे हैं, तो एक तो खाना बना रहा है, ठीक है, और दूसरे को खाना खिलाया जा रहा है, साथ बना रहे हैं, खा रहे हैं। तो अभी एक जो खाना खा रहा है उसको तो फायदा मिल गया, लेकिन जिसने खाना बनाया है उसको भी कोई नुकसान थोड़ी ना हुआ है, बस उसने थोड़ी सी मेहनत की है। ऐसे मैंने इसको याद करने के लिए सिखाया था। तो इसको एक शब्द है, इसका इंग्लिश दोनों याद करें भाई, सबके इंग्लिश याद करने हैं। इसको म्यूटेलिज्म कहते हैं, इसको कंपटीशन कहते हैं, ठीक है, इसको प्रीडिएटिज्म कहते हैं, इसको पैराटिज्म कहते हैं, पैरासाइटिज्म कहते हैं। सबके याद करने हैं, स्पेशली इन दोनों, और इसके तो याद करने ही है म्यूटेलिज्म के। उदाहरण अभी मैं बता दूंगी। फिर क्या है, अंतरजातीय परजीविता, दो जाति, किसी एक जाति के बीच, इसमें क्या हो रहा है भाई, एक को नुकसान एक को फायदा। अंतरजातीय मतलब दो अलग अलग जातियों में कंपटीशन हो रहा है, तो इसमें एक को नुकसान होता है एक को फायदा होता है। अब मैं यहीं पे एग्जांपल बता दूं, बाकी लिखे हुए और देख लेंगे। सहोपकारिता में सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देना है लाइकेन का, सबसे फेमस एग्जांपल। लाइकेन जितने भी होते हैं उसमें कवक और शैवाल आते हैं, अभी एग्जांपल आ रहे हैं। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया पौधों के अंदर रहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, दोनों को फायदा होता है। साइनोबैक्टीरिया को भी रहने के लिए जगह मिल रही है, पौधों को नाइट्रोजन फिक्सेशन मिल रहा है। स्पर्धा कंपटीशन हो रहा है, दोनों लड़ रहे हैं, जैसे जनन के लिए, प्रजनन के लिए दो शेर लड़ रहे हैं अपनी शेरनी को रिझाने के लिए, तो भाई लड़ाई होगी, ठीक है। इसमें और है दो तीन एग्जाम्पल, मैं अभी बात कर रही हूँ वो क्लॉन फिश का, क्योंकि वो बहुत एमसीक्यू में आए हुए हैं इसलिए मैंने उनको लिख दिए। अच्छा, परभक्षण पे एक क्वेश्चन ये आता है कि परभक्षण के लिए और परजीविता के लिए हमें क्या क्या अनुकूलन चाहिए, क्योंकि अनुकूलन हमारे टॉपिक में है, तो कई बार क्या इसको अनुकूलन से जोड़ देते हैं। तो परजीवी जंतु अगर किसी के शरीर में रहते हैं तो उसको क्या क्या अनुकूलन लेने पड़ेंगे। जैसे कि कोई फीताकृमि है हमारे पेट में रह रहा है, तो भाई हमारे पेट के एसिड्स उसको जला देंगे, तो उनमें एक बाहरी क्यूटिकल होती है जो उनको बचा के रखती है, उनमें हुक होते हैं जिससे वो हमारे शरीर को पकड़ के रखते हैं ताकि बह के नीचे पॉटी के या पानी के या टॉयलेट के साथ निकल नहीं जाए, है ना। ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीशोषण नहीं करते, बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, क्योंकि वहाँ कहाँ ऑक्सीजन आ रही है, तो ज़्यादातर अनऑक्सीगारी होते हैं। इस तरह से आपको म्यूटे जो है अनुकूलन से क्रिएट करके पूछ सकता है क्वेश्चन। चले अब देख ले एग्जाम्पल। सबसे पहले हमें अब किसकी बात करनी है, सबसे पहले परभक्षण की हम बात करेंगे। एक परभक्षण करके टॉपिक हमने डिटेल क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे नहीं लिया। परभक्षण में क्या होता है, परभक्षण मतलब किसी जीव को खाना, तो भाई एक को नुकसान हो रहा है जो खाया जा रहा है, तो जो खाया जाता है वो क्या क्या अनुकूलन करता है, तो हमने इस पे बात की थी। हमने बात की थी कि वहाँ जो कुछ स्पेशल एनिमल होते हैं, कुछ स्पेशल एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, छद्मा आवरण करते हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, छोटा वाला छद्मा आवरण क्या होता है। अपने परिवेश में मिल जाना और वैसा ही बन जाने को क्या कहते हैं, छद्मा आवरण। ये क्या है, परभक्षियों से बचने के तरीके हैं, परभक्षण वाले टॉपिक के अंदर आएंगे ये, कि परभक्षण एक तो खा रहा है वो तो ढूंढेगा शिकार, लेकिन अपने शिकारी से बचने के लिए इनके पास क्या है, तो मैंने बताया था, ये देखो ये गिरगिट है लेकिन लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है सूखे पत्ते हैं। ये स्टिक, एक स्टिक इंसेक्ट भी होता है, वो लकड़ी की तरह दिखता है। ये लीफ की तरह इसने अपना शेप बना के रखा है ना। तो ये काफ़ी आप जो है लिख सकते हो, टहनी पे बैठ जाते हैं, स्टिक इंसेक्ट्स के बारे में लिख सकते हो। तो ये क्या करते हैं, छद्मा आवरण करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको ले सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नोट्स जिनके पास है उनके पास तो सब लिखा हुआ है ही, ठीक है। छाल के रंग में हो जाते हैं, अनेक प्रजातियां जो है वो छद्मा आवरण करती है। फिर परभक्षण में हमने क्या किया था, हमें नुकसान भी हुए बच्चों। एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये प्रिकी पियर कैक्टस, इसको हम क्या लेके आए थे, इंडिया में लेके आए थे ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन ये ऐसा भयंकर निकला कि ये फैलता ही गया और अच्छे अच्छे पौधों को इसने धूल चटा दी, मतलब इसके आसपास वालों को उगने ही नहीं देता। और एक दिन ये हमारे लिए
गले की घंटी बन गया, मतलब ये फैलता ही जा रहा था, किसी दूसरे को उगने ही नहीं दे रहा था। तो हमने इसके लिए एक परभक्षी लेके आए, फिर अब इसको मारना भी तो है ना, तो इसके लिए एक परभक्षी लेके आए। इस कैक्टस को खाने के लिए हमने एक परभक्षी पाला और फिर क्या किया, इसका नियंत्रण किया। इस पे वही, इसमें परभक्षी वाले टॉपिक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो कि परभक्षी कैसे पर्यावरण को हमारे लिए लाभ कैसे लेके आए। ठीक है, शलभ लेके आए भाई मौत, इसके लिए मौत, इसकी मौत बन गई है ना, मौत लेके आए, MOUTH। ऐसे ही अमेरिका के प्रशांत महासागर में चट्टान अंतरजावी समुदाय में पाइसेस्टर नाम का तारा मछली एक प्रमुख परभक्षी है। तारा मछली क्या करती, पाइसेस्टर को खा जाती थी, तो थोड़े दिन में पाइसेस्टर की बहुत कमी हो गई। तो परभक्षी कभी कभी हमारे लिए फायदेमंद भी साबित हुए और कुछ जीवों के लिए नुकसानदायक भी हुए। फिर हम बात कर लेते हैं प्रे की, कैसे कैसे जो है प्रे क्या होता है भाई, प्रे मतलब शिकार के रक्षात्मक उपाय। वही छद्म आवरण के बारे में मैंने जो कहा कि अगर कोई किसी को खा रहा है तो उसको कैसे सुरक्षित, एक तो छद्म आवरण से कर सकता है वो, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकता है, पौधों कैसे सुरक्षा करते हैं, तो पौधे अपने ऊपर कांटे उगा लेते हैं ताकि दूसरे लोग उसको खाए नहीं, जीव, वो ऐसे सुरक्षा करते हैं अपनी। आकारी की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, बबूल ये कांटे बना लेते हैं। 25% पादप फाइटोफैगस होते हैं। अंत पौधे शाकाहारी के विरुद्ध अनेक आकारिकीय व रासायनिक, कुछ पौधे अपने अंदर ऐसे रासायनिक उत्पन्न कर लेते हैं जिससे कि दूसरे पौधे उनको खाए नहीं। जैसे कि आपने देखा हो धतूरा, कोई नहीं खाता उसको, कांग्रेस ग्रास कोई नहीं खाता क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं, गायें वगैरह उनको खाती नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसा उनका अनुकूलन है बचने के लिए अपने शिकारियों से। या फिर कुछ कैक्टस है, बबूल है, ये क्या करते हैं, कांटे उगा लेते हैं। हालांकि फोटोसिंथेसिस, वो बाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए भी पत्तियां रूपांतरित है, लेकिन बचा भी रही है ये इनको इनके शिकारियों से, ठीक है। फिर है रासायनिक, 1000 से भी अधिक विषैले पीड़क हैं। जो कुछ पौधे होते हैं वो निकोटीन, तंबाकू कोई नहीं खाएगा, कोई भी जानवर तंबाकू नहीं खाता, अफीम, कोकीन, ऐसे चीजें स्त्रावित करते हैं। हालांकि हम इनको ड्रग के रूप में यूज कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि परभक्षी इनको नहीं खाए उसके लिए ये क्या करते हैं। हम तो उसको ड्रग के फॉर्म में काम कर रहे हैं, लेकिन गाय ये सब ये नहीं खाती क्योंकि ये पॉइजनस है। इनमें ये जो पदार्थ है, ये गायों को पता है कि ये पॉइजनस है, हमें नहीं पता कि हम ये पॉइजनस है, इसलिए हम ड्रग बना के इनका यूज कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात बोली ना मैंने कि गायों को पता है। इंसान ज्यादा दिमागदार है ना, इंसान प्रकृति का सबसे अप्रतिम कृति है, हम में ज्यादा दिमाग है, लेकिन गायों से भी कम दिमाग है हम में। गायों को पता है कि अफीम ये नहीं खाना, तंबाकू के पौधे नहीं खाने, अफीम के पौधे नहीं खाने क्योंकि नुकसानदायक है, पॉइजनस है। हमें नहीं पता, हम तो खरीदेंगे भाई, कोकीन लेके आएंगे, कैफीन लेके आएंगे, ड्रग पिएंगे। तो बच्चों इन चीजों से बच्चों, हमारे पास चैप्टर भी है इसका, है ना। अब दूसरे है सहोपकारिता। तो सहोपकारिता मैंने आपको बता दिया, सहभोजिता। सहभोजिता क्या है, ना तो लाभ हो रहा है ना नुकसान, मैंने कहा साथ साथ भोजन कर रहे हैं, ठीक है। इसके उदाहरण देख लो आप, उदाहरण पे क्वेश्चन आते हैं, हमने MCQ किए हुए हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, कि आपको पूछ लिया कि वेल के पीठ पर बर्नेकल किसका उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए वो सहभोजिता का उदाहरण है, क्योंकि वेल की पीठ पे ये बर्नेकल रहता है, वेल को कोई नुकसान नहीं होता। बर्नेकल को वेल के जूटे पड़े हुए खाने के कुछ टुकड़े मिलते रहते हैं, तो उसका काम चलता रहता है। ऐसे ही वो जो गाय होती है उसके ऊपर आपने कौवा बैठे हुए देखा होगा, वो गाय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन गाय के ऊपर जो छोटे मोटे सूक्ष्म जीव बैठे होते हैं उनको खा के अपना काम चला लेता है। तो ऐसे है, ठीक है। ये आपको ये वाला भाई MP वाले में, शायद MP बोर्ड के मॉडल पेपर में या किसी बोर्ड के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया है, और NCERT के पीछे है भी, NCERT में भी है, NCERT के अंदर भी है। NCERT के कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम आते हैं बिल्कुल, तो NCERT के क्वेश्चंस नहीं छोड़े, इंपॉर्टेंट जो अंतर वाले हैं या ऐसे हैं, ठीक है। ये पूछा था कि आम जो है वो पौधे पे एक अधिपादप रहता है, और ये किसका उदाहरण है और क्यों। तो भाई ये आम के पौधे पे जो अधिपादप रहता है, एपिफाइट्स आंकड़ा रहता है, ये आम के पौधे पे सिर्फ सहारा लेने के लिए चढ़ता है, ये आम के पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। तो ये सहभोजिता का उदाहरण है। सहभोजिता में क्या रहेगा, सहभोजिता में क्या रहेगा, एक को फायदा होता है लेकिन दूसरे को ना तो नुकसान ना फायदा, +0 का रिलेशन है, ठीक है। ये हमने देखा था, ये बर्नेकल।
समुद्री एनीमोन जो है वो भी आपको बताना है ये किसका है। समुद्री एनीमोन में क्या होती है, समुद्री एनीमोन क्या होता है, मैंने आपको बताया था ऐसा होता है भाई, ऐसे टेंटाकल्स लगे होते हैं इसके अंदर ऐसे, ये समुद्री एनीमोन है, ठीक है। इसके अंदर एक क्लाउन फिश रहती है, छोटी सी बच्ची सी, ये इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती क्लाउन फिश को, क्लाउन फिश भी इससे कुछ नहीं लेती। क्लाउन फिश यहाँ पे क्यों रह रही है, क्योंकि इसके जो टेंटाकल्स हैं वो बड़े विषैले हैं, तो ये विषैले होते हैं ना, तो इनके आसपास कोई आता नहीं है, तो क्लाउन फिश वहां पे बची हुई रहती है, उसका दुश्मन उसको खा नहीं पाता, ठीक है। तो ना तो ये इसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है ना फायदा, ये भी कैसा है, बस इसको फायदा हो रहा है कि इसकी रक्षा हो रही है, लेकिन ये बरने इससे ना तो सी एनीमोन को कुछ दे रहा है ना उससे कुछ ले रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बार एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि क्लाउन फिश और सी एनीमोन में कैसा संबंध है। परभक्षी एनीमोन से दंशकों से सुरक्षा करती है। अंजीर वाला, ठीक है, अंजीर के पौधे जो हैं, अच्छा ये आप किस में लिख सकते हो, ये अंजीर वाला तो किस में आएगा, अंजीर वाले में अंजीर को फायदा हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे कीट होते हैं जो अंजीर का परागण करते हैं। बर और अंजीर में कैसा संबंध है, तो ये अंजीर क्या करता है, ये तो वो है सहोपकारिता वाला संबंध है, दोनों को फायदा होता है इसके अंदर। परागकण प्रजाति में गढ़, इसमें क्या होता है, ये बर जो होता है वो अंजीर के पौधे या पुष्प के अंदर जाके अपने बच्चे देता है, तो इसका बर का फायदा हो रहा है। बर मतलब बर एक भाई कीड़ा है, बर कहते हैं उसको, ये बच्चे देता है, बदले में क्या करता है, जब ये बच्चे या अंडे देने अंजीर के अंदर जाता है तो अंजीर अपने परागकण इस पे चिपक जाते हैं, चिपका क्या देता है, अपने आप चिपक जाते हैं, फिर ये बर दूसरे अंजीर पे जाता है तो परागण हो जाता है, ठीक है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये किसका उदाहरण है, ये सहोपकारिता का है, मैंने इसलिए मिक्स कर दिए सब, आपको पता रहे कि कौन क्या है, सहोपकारिता का है, सहभोजिता का नहीं है ये, ठीक है। सहोपकारिता के और भी हमारे पास कुछ उदाहरण है, जैसे दीमक के अंदर जो कीट रहते हैं, जो बैक्टीरिया रहते हैं, वो सेलुलोज पचाने में सहायक होते हैं, ये सारे मैंने लिख दिए हैं भाई। आहार नाल में, मनुष्य की आहार नाल में भाई बैक्टीरिया रहते हैं, कौन से, लैब वाले बताए थे ना, लैब बैक्टीरिया, दही वही खाते हो आप, लैब बैक्टीरिया रहते हैं, ये विटामिन और राइबोफ्लेविन के अवशोषण में सहायक होते हैं, आगे के चैप्टर में, पीछे वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है दही वही में, ठीक है। उसके बाद ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से एक बार, ये वैसा क्वेश्चन है जिसपे हमारा ध्यान नहीं जाता लेकिन आ जाता है, ठीक है, ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी किया है। क्या है ये, सुनो, छद्म मैथुन नाम बता रहा है या लैंगिक कपट। इसमें क्या होता है, एक हमारे पास ऑर्किड है, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये ऑर्किड है, कहाँ पाया जाता है और इसका नाम क्या है, ऑफ्रिस म्यूसिफेरा नाम है इसका, इसका शेप ऐसा होता है। अब ये इसकी पत्तियां हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जो एक पत्ती है जो आपको पर्पल कलर की दिख रही है, वो लग रहा होगा आपको किसी कीड़े जैसी दिख रही है, कोई कीड़ा बैठा हुआ ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन वो कीड़ा नहीं है, वो इसकी क्या है, वो इसकी क्या है, पंखुड़ी है, ठीक है, वो इसकी क्या है, पंखुड़ी है। इस पंखुड़ी, सारी पंखुड़ियां अलग शेप की है, ये अलग शेप की है, इसकी पंखुड़ी का जो शेप होता है वो कैसा है, मादा मक्खी जैसा है। एक मक्खी है वहां पे रहती है इसी एरिया में, उस मादा मक्खी के जैसा इसका रंग रूप बना रखा है इसने। क्यों मादा को क्यों रखा हुआ है, ताकि नर इसकी तरफ आए। तो क्या होता है, नर मक्खी इसको मादा समझती है, ये सोचती है फूल पे बैठी है, मकरंद चूस रही है, तो चलो इसका फायदा उठाया जाए। तो मादा मक्खी को रिझाने और उससे लैंगिक संबंध बनाने के लिए, वही प्रजनन करने के लिए ये इस पे बैठता है और इससे मैथुन करने की कोशिश करता है, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, जिसको हम इंटरकोर्स कहते हैं। ये इससे मैथुन करने की कोशिश करेगा, कॉपुलेशन करने की कोशिश करेगा, अपने स्पर्म इसके अंदर डालने की कोशिश करेगा, करता है ये कोशिश, लेकिन ये तो मक्खी है ही नहीं, ये तो क्या है, ये तो पंखुड़ी है। जब तक इसको ये चीज पता चलती है, अब ये बैठता है, तो जब ये बैठता है तो इसके पैर वैर पंखुड़ी के आसपास आते हैं, तो इसके पैरों पे, पंखों पे पराग कण चिपक जाते हैं, वही पॉलिनेशन कर रहा है ये। लेकिन ये झूठा वाला है ना, ये ट्रिक है इसकी, आर्किड की चालाकी है, ये षड्यंत्र है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, नर इससे मैथुन करने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक तरह की धोखेबाजी है पुष्प की, इसलिए इसको कह रहे हैं कि लैंगिक धोखेबाजी। ये शब्द भी याद रखना, लैंगिक कपट भी याद रखना, मैथुन, छद्म मैथुन भी याद रखना, सूडो कॉपुलेशन भी याद रखना, सेक्सुअल डिसेट तो चलो ठीक है इतना नहीं आएगा, लेकिन सूडो वो याद रखना। ये क्या करना है भाई, छद्म मैथुन करने की कोशिश करता है और उस दौरान इसके पराग कण चिपक जाते हैं,
फिर इसको एहसास हो जाता है यार मैं तो गलत काम कर रहा था, ये तो पंखुड़ी है। फिर ये उड़ता है फिर जाता है, पर इसके दिमाग नहीं है ना, हमारे जितना इंटेलिजेंट नहीं है ये। फिर दूसरा इसको दिखता है वही आर्किड, वही पंखुड़ी उसके जैसी फीमेल जैसी, फिर उससे मैथुन करने की कोशिश करता है। तो मैथुन करने की कोशिश करता है तो अपने परागकण उस फूल पे गिरा देता है। बस आर्किड का तो फायदा ही फायदा हो रखा है। वो अपनी सेक्सुअल जो है वो एक्टिविटी करने के चक्कर में आर्किड के पौधे के परागण करे जा रहा है, एक परागण को दूसरे पौधे तक पहुंचा रहा है। तो भाई आर्किड को जो है फायदा हो रहा है, मक्खी बेचारी भटक रही है इधर से उधर, नर वाली। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस पे एक छोटा क्वेश्चन बनने के चांसेस है। आया हुआ है वैसे तो, लेकिन आ भी सकता है, तो इसको ध्यान रखें और लिख दें यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे आज का जो चैप्टर नंबर 13 था उसका वन शॉट है। तो आई होप आपको मज़ा आया हो। लाइक शेयर तो आप कर ही रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपको करा रही हूँ कुछ मत छोड़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कर रहे हैं। जो बच्चा सब कुछ करेगा और पेपर देख के आएगा, मुझे पूरा यकीन है कि उसका पेपर मस्त जाएगा अगर उसने सारी चीज़ें अच्छे से की है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए